अभी आप सारे लोग प्लीज़ ऐसे पढ़ना 2 महीने, तब 23 जुलाई को पेपर, अगर 23 को लेंगे 30 जुलाई को लेंगे, उसको अटेम्प्ट करना है खुद, तो भगवान के लिए अगला फॉर्म भर देना सीरियसली। क्या अभी तो इसीलिए फॉर्म नहीं भरा? अच्छी बात है, फॉर्म भरने में क्या था, 1000 रुपये चले जाते हैं इसलिए। मेरे को सीरियसली बताओ फॉर्म क्यों नहीं भरा है? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। प्रीलिम्स, एक तो प्रीलिम्स में यहाँ पे यूपीएससी में प्रीलिम्स में आप 5 गुना या 6 गुना बच्चे लेते हैं, ये लेते हैं 15 कितने 25 टाइम्स 25 गुना। यहाँ पे प्रीलिम्स पास होना बड़ा आसान है। फिर एक बार मेंस दे दोगे ना आप, आपको पूरा पेपर समझ आ जाएगा। जितनी जल्दी पेपर दोगे आप उतनी जल्दी आपको पेपर समझ आएगा। मेंस देने जाओगे 7 दिन तो आपको समझ आ जाएगा सारा। बात समझ आ रही है? ठीक है, जो लोग पेपर दे रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे वो भी देख लो। अब जैसे सपोज देख कौन कौन रहा है सीरियसली इस बार, आप भी सीरियसली दे रहे हो, आप भी दे रहे हो, ठीक है, बाकी भी देख लो। सपोज अभी आप करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्लासेस का अप्रोच वही रहेगा जैसे लास्ट टाइम था, 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। पहले 20 से 30 मिनट में आपको करंट अफेयर्स करा दूंगा, मतलब क्लासेस चलेंगे 24 दिन। मैं बताता हूँ अभी पूरा 24 दिन क्या क्या चलेगा। 20 से 30 मिनट में आपके रोज़ 24 दिन अगर ऐसा करूँगा तो ऑलमोस्ट 1 साल के मैं आपको करंट अफेयर करा दूंगा। पहले भी कराता था ना, ठीक है, वो स्टार्टिंग के, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है, उसके बाद आपका चलेगा अगला जो भी बचा 1 घंटा 40 मिनट, उसमें पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मतलब उससे वेटेज कितनी, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं इनकी क्या वेटेज है? प्री में 10 क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री के टोटल हिस्ट्री के आते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 10 होते हैं मॉडर्न के जो आपको सर पढ़ा रहे हैं शायद, और 10 इन तीनों के कॉम्बाइंड आते हैं, कभी किसी में ज़्यादा, कभी किसी में ज़्यादा, कभी किसी में ज़्यादा, ठीक है। प्लस जो मैं करंट अफेयर बताऊंगा उससे आएंगे 10 क्वेश्चन। तो मतलब अगले 24 दिन जो आप 2-2 घंटे मेरे साथ पढ़ोगे, उससे आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा। आ जाओ डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा। बात समझ आ रही है? 20 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ है कि आप क्लास में आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, ठीक है, मतलब तो 20 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अब आते हैं सबसे पहली चीज़ सोर्सेज पे, ठीक है। सोर्सेज जैसे मैं पहले बता देता हूँ, मैंने भी बड़े एग्ज़ाम दिए हैं। यूपीएससी मैंने दिया है 3 बार, मेंस मेरा 1 बार पास नहीं हुआ, लेकिन प्रीलिम्स मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ होता है ना, वो हर बार वही। तो प्रीलिम्स में मेरी अच्छी खासी कमांड है और मेरे को पता है कहाँ से क्या आता है। सोर्सेज प्लीज़ मैं लिख रहा हूँ, और मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं केएस के भी और यूपीएससी के भी, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। आपको भी बताए हैं पहले, इनको भी बताए हैं और आपको भी बताए हैं, पर मैं बाकियों के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ोगे। देखो पेपर ऐसे आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई गाइड पढ़ लो, कोई वीडियोज़ देख लो, आपके सोर्सेज ये रहेंगे। अगर इसमें से 100%, इनफैक्ट मैं आपको पेज नंबर भी बताऊँगा। एक बार इन्होंने क्या किया था, 2000 जब पेपर बारिश वाले दिन हुआ था ना, 21 अक्टूबर को, 21 में अक्टूबर को पेपर हुआ था 2021 में। उस साल इन्होंने क्या किया था कि थीम्स, एक किताब है थीम्स 2, ठीक है, उसकी एनसीईआरटी के 2 पेजेस से इधर से उठाए थे 4 क्वेश्चन, इधर से उठाए थे 3 क्वेश्चन, और पेपर में एक ही पेज के 7 क्वेश्चन डाल दिए थे। मैं आपको पेज भी बताऊंगा वो कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चलता है कि आपने एक बार अच्छे से पढ़ाई करी हो और आपको पता हो कहाँ से क्या क्या आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सोर्सेज बिल्कुल वही पढ़ने जो मैं बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पहले ये याद रखो, अगली 24 क्लास, ठीक है, हर टाइम की वैल्यू करो। 24 क्लास मतलब 50 घंटे, ठीक है, 25 भी हो सकती है क्लास, तो 50 घंटे में आपको यहाँ से मैं 20 क्वेश्चन का फ़ायदा कराऊंगा, और 15-16 आप नेट से ही करोगे, मतलब आपके 30 नंबर बढ़ने चाहिए ये क्लासेस करके, ठीक है। अब एक बार सोर्सेज देख लेते हैं, और इसके अलावा आप इन सब्जेक्ट्स में कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल्चर, ठीक है, कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक पढ़ना है इंट्रो टू फाइन आर्ट्स, इंट्रो टू फाइन आर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। बात समझ आ रही है? इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, ठीक है।
मैं इसी किताब से आपको सारे नोट्स कराऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझो कि इस किताब में ना फ़ोटो बने हैं काफ़ी, ये 11th की एनसीईआरटी है, इस किताब में फ़ोटो बने हैं। मैं कितना भी आपको कर लिखवा दूँ इस किताब से, एक बार अगर आपने फ़ोटो देख ली ना वो, और किताब फ़ोटो से बड़े क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको तब एग्जांपल्स भी दिए थे, अजंता केस वो सब, ठीक है। आपको ये किताब खरीदनी है हार्ड कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी। और इस पर जो मैं चैप्टर कराते जाऊँ जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में पढ़ते जाना है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये है पहली चीज़, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। दूसरा इसका सोर्स है मेरी कॉपी, नोट्स, बस। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं नोट्स, ठीक है, ध्यान से देखना। कल्चर में ना काफ़ी स्कैटर्ड चीज़ें हैं, मतलब बिखरी हुई हैं। कभी कोई पपेट्री है, पपेट्स होते हैं ना, कभी कोई कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, कभी कुछ है, डांसेस हैं, कभी म्यूज़िक है। तो वो आपको एक किताब, लोग कहते हैं नितिन सिंघानिया वगैरह, अच्छा लोग कह रहे हैं कि नितिन सिंघानिया वगैरह पढ़ लो, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ पढ़ना है इंट्रो टू फाइन आर्ट्स, ये खरीदनी है और मेरी कॉपी पढ़नी है। क्लियर है, पक्का। ये दो जो आएगा वो इसी में से आएगा। मैंने प्रीवियस ईयर वगैरह सब देख के आपको लिखवाऊंगा, जो आएगा इसी में से आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नितिन सिंघानिया है अगर, मत पढ़ना, ठीक है। अल्टीमेटली पेपर में वो काम आता है जो चीज़ें आपको आती हों। मैं पहले भी बोलता था कम पढ़ा करो और सही पढ़ा करो, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है नितिन सिंघानिया खरीद के। नितिन सिंघानिया की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे नोट्स में लिखवा दूंगा। ये खरीदनी है, इसलिए खरीदनी है कि आप फ़ोटो देखो, ठीक है। फ़ोटो फॉर्मेट में आप चीज़ें पढ़ो, याद रहती हैं वो। फॉर एग्जांपल एक बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है, उसकी फ़ोटो बनी है इस किताब में, ठीक है। अब वो यूपीएससी ने 2 बार पूछा, इन्होंने 1 बार पूछा है, इसीलिए पूछा क्योंकि इस किताब में दिया है वो। 2 ही सोर्स हैं आपके पास, इंट्रो टू फाइन आर्ट्स और नोट्स। क्लियर है। अगला मेडिवल एंड एंशिएंट, ये इकट्ठे हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, ध्यान से देखना। इसके लिए क्या है कि इन दोनों के लिए एक किताब आती है तमिलनाडु एनसीईआरटी, सुनिए सुनिए। ये आपने नहीं करनी है क्योंकि इसमें कुछ फ़ोटो वोटो नहीं है। इसके नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, लेकिन ये मैं कराऊंगा सारी, ठीक है। ये नोट्स की फॉर्मेट में हो जाएगी। आपने जो अपने एंड पे करना है, ठीक है, आपने जो अपने एंड पे करना है वो है, आपने जो अपने एंड पे करना है वो है 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ रिप्लेस हुई थी 2 साल पहले। अब जो नई एनसीईआरटीज़ है उनका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, सुना है? थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री 1 और 2 तो अभी न्यूज़ में भी थी, चैप्टर्स हटाए गए ना इसमें से, न्यूज़ में थी ना ये। तो ये 2 आपको, जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उनको हटा दो। किंग्स एंड क्रोनिकल्स चैप्टर है वो हटाया गया है, उसको हटा दो, वो नहीं पढ़ना। उसके अलावा ये दोनों आपको अपने एंड पे पढ़नी है, ठीक है। मैं इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें करवा दूंगा। पर जैसे इसकी एक किताब ये थी ना, इसकी एक किताब आपने ये रखनी है, ये इससे आता है, पर ये मैं अपने नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा सारा, इसको आपको पढ़ना नहीं है। मैं आपको सिर्फ वही किताब में पढ़ने बोल रहा हूँ जो कलरफुल फॉर्मेट में फ़ोटोज़ के साथ है, क्योंकि फ़ोटोज़ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बात समझ आ रही है? क्या हो गया हंसने वाला? सब आता है, क्लियर है। अब इसके अलावा आपने एक चीज़ और करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये बताओ आप कहाँ से अभी तक करते हो, किए हैं आपने? कहाँ से किए हैं जिन्होंने किए हैं? अच्छा, बुक का नाम नहीं पता पर कर लेते हो। बुक का नाम नहीं पता पर आपको क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन बता दो, कोई एक। 1000 किए होंगे कम से कम हमने, कुछ याद नहीं है आपको? आप कहाँ से? ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी अच्छे लगते हैं जब टॉपिक वाइज करो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चैनल बताऊंगा यूट्यूब का, तो आपको पहले भी बताया था, तब भी आपने बोला था कि मैं प्रीवियस ईयर बुक करता हूँ, ठीक है। चैनल का नाम है सिविल्स टैप, सिविल्स टैप, बस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन 10 में से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे सीधे उठ के आ जाएंगे प्रीवियस ईयर से, ठीक है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर है, ठीक है।
ये है आपका 10 क्वेश्चन आएंगे ना अगर, तो 7-8 इसमें से हो जाएंगे। ये किताब, ये नोट्स, ये किताब, ये नोट्स, बस। ठीक है, पक्का। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। डस्टर नहीं है यहाँ पे अभी? अच्छा, क्लियर है? मॉडर्न के लिए देखो, मॉडर्न के लिए एक तो है कि आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे इन किताबों में क्या है, जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में आपको पूरा बेसिक हो जाएगा। और ये वो हैं जो एक एक नंबर, दो दो नंबर के एमसीक्यू मानते हैं एक्स्ट्रा, एक लेयर ऊपर। मॉडर्न के लिए बेसिक तो आपको सर करा रहे हैं पूरा, अभी 1920 तक पहुँच गए हैं। ठीक है, उसके ऊपर से आपने इसी किताब का 3rd पार्ट, वो मॉडर्न है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3, वो मॉडर्न पे ऐड करनी है। देखो होता पता क्या है, आजकल CDS, CAPF ये सब पेपर हो रहे हैं, इनके पेपर देखो एक बार आप। ठीक है, इनके पेपर देखोगे ना जब आप, इनके पेपर में देखना, क्योंकि ये NCERTs हैं, जब वो पेपर बनाते हैं उनको क्या, उनको वो पेपर बनाना है जो सोर्स सबके पास है ना। नितिन सिंघानिया तो सपोज कोई डोडा किश्तवाड़ में रिमोट एरिया में बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके पास नितिन सिंघानिया तो उसको पता भी नहीं है क्या है, और उसको ये पता है NCERT क्या होती है, अगर वो 11th-12th में पढ़ा है। ठीक है, उसको पता है NCERT, इसीलिए NCERT से क्वेश्चन आते हैं। NDA का पेपर उठाओ, CDS का पेपर उठाओ, JKS इनका पेपर उठाओ, सीधे सीधे लाइन्स आती हैं इनकी, क्योंकि ये NCERTs है। इसीलिए हिस्ट्री में जो सर पढ़ा रहे हैं वो बेसिक, उसके ऊपर एक लेयर आपको थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर है? पक्का? बोलो। अब ना एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं अगले 25 दिन में, उससे आपको भी पता होगा कि हम, अगर मैं इस दिन आ रहा हूँ तो उस दिन मैं क्या करने आ रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़। सबसे पहले हम किस सेक्शन से स्टार्ट करें, आप जो बोलोगे। 3 सेक्शन है, कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल। किस सेक्शन से स्टार्ट करें, आप जो बोलोगे उससे करेंगे। तो फिर एंशिएंट के बाद मेडिवल करनी पड़ेगी, फिर लास्ट में कल्चर आएगा। ठीक है, तो एक बार ये पूरा बना लो कि चलेंगे कैसे हम। आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ रहे हो? पढ़ भी रहे हो? हाँ, बाकी लोग जो गर्दन हिला रहे हैं वो कहाँ से पढ़? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? आज का बताओ कोई न्यूज़। कल न्यूज़पेपर कौन सा? कल की बताओ कोई। अच्छा, ये जो आ रहा है प्री, इसकी तैयारी कैसी है? मॉक टेस्ट दे रहे हो? मॉक टेस्ट दे रहे हो? आप दे रहे हो 28 वाला? क्या अखबार पढ़ रहे हो? कौन सी बताओ कोई न्यूज़। यहाँ के भूल जाता है। हाँ, क्या होता है ये नहीं पता। और कोई न्यूज़? मेरी आपको ये राय है, प्लीज़ अखबार, प्रीलिम्स पास करना है ना, ये आपका अखबार वखबार छोड़ो अभी। ठीक है, आपको पता नहीं किसने, अभी के लिए छोड़ दो, पहले एक स्टेज तो पार करो, फिर आती है ना अखबार का काम आता है मेंस में। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के लिए एक चैनल बताया ना, क्या बताया भूल गए, सिविल स्टैफ, सिविल स्टैफ। ठीक है, उधर लिखना सिविल स्टैफ प्रीवियस ईयर। अगर हिस्ट्री के देखने तो हिस्ट्री, मैं तो बोल रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स के करना। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के कर लेना। ठीक है, अब करंट अफेयर के लिए एक सोर्स रखो, सिर्फ एक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और ये मैं, आपको भी लग रहा होगा ये फालतू चीज़ है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर ये कर लोगे ना तमीज़ से, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे एटलीस्ट प्रीलिम्स में। सोर्स है, आपने ये चैनल सुना दृष्टि? सबने सुना है? ये इंग्लिश और हिंदी में वीकली न्यूज़ निकालता है, सुना है?
ये क्या करता है, ध्यान से सुनो, वीकली करंट अफेयर्स इस नाम से इसकी वीडियो आती है, प्लेलिस्ट भी है, वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, ये हफ्ते की पूरी न्यूज़ को 28 से 29 मिनट में समराइज़ कर देता है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, मैं तो हिंदी में सुनता था, इस साल तो मैं कोई पेपर नहीं दे रहा। देख मेरा ये हो गया था कि मेरे सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था यूपीएससी में, उसमें मेरे कभी 200 नंबर पार नहीं हुए, तो इसलिए मैं चेंज कर रहा था, तो ये वाला अटैम्प्ट नहीं दे रहा मैं। पर ये जब ये वाला चीज़ है, मतलब ये 28-29 मिनट में आपका पूरा हफ्ता कवर कराता है। मतलब ये 1 महीना आपका 2 घंटे में करा देगा कवर, 4 हफ्ते 1 महीना आपका 2 घंटे में कवर करा देगा। अल्टीमेटली जिस दिन आप पेपर देने जाते हो ना, ठीक है, उस दिन आपको ये मैटर, प्रीलिम्स का ये मैटर नहीं करता कि कौन सी न्यूज़ कितनी डेप्थ में आती है, आपको ये मैटर करता है कि आपके पास जो रेंज है वो कवर हुई है या नहीं। ठीक है, ये बेस्ट सोर्स है, मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। मेरा ये सिर्फ ये पढ़ के ना फॉरेस्ट का कट ऑफ भी पास हो गया 2 बार, सिर्फ ये पढ़ के। मैंने कभी दोनों बार विजन नहीं पढ़ा, किसी बार विजन नहीं पढ़ा। अब तो ये इंग्लिश में भी आता है, मैं हिंदी में ही करता था, क्योंकि एक तो हिंदी ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। ठीक है, दूसरा आप एक सपोज़ कोई विजन पढ़ रहा है, एक बार विजन पढ़ने में कम से कम 3 दिन लगते हैं, रिवाइज़ करने में 2 दिन 1.5 दिन, फिर से 1 दिन। ये मैं 2 घंटे में तो एक बार देख सकता हूँ, अगली बार 2x पे 1 घंटे में, अगली बार तो डाउनलोड करके आगे ऐसे फॉरवर्ड कर करके आधे घंटे में मैं महीना पूरा करता हूँ। और प्लस इसमें मेरे को वीडियोस पिक्चर्स भी दिखती हैं, तो पिक्टोग्राफिक मेमोरी अलग आ रही है। जब कोई ऑडियो विजुअल मेमोरी से पढ़ाता है, बोल के और लिख दिखा के, वो तो ज़्यादा समझ में आता है ना, बजाय एक ऐसे कागज़ पे लिखी हुई चीज़, वो समझ ही नहीं आती। तो ये बेस्ट सोर्स है, प्लीज़ याद रखना। अब जैसे KSR है ये वाला, तो आपका काम है वीकली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पे जाओ और जुलाई 2022 के बाद से, ठीक है, अभी तक रोज़ की एक वीडियो, मतलब रोज़ का आधा घंटा तो दे सकते हो ना। मैं तो कह रहा हूँ अगर अच्छे से पढ़ो ना आप, तो रोज़ की 2 वीडियोस भी कर लोगे। ठीक है, तो आप इसको बस ये है आपका करंट। विजन छोड़ दो अभी, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता विजन से। ठीक है, एक तो विजन थोड़ी विजन की मैगजीन जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं वो मेन्स ओरिएंटेड होते हैं। आपने क्या करना है इतना डेप्थ में पढ़ के किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई टॉपिक आ गया, 2 पेज है विजन में, उसमें 2.5 पेज 4 पेज, आपको वहाँ एक क्वेश्चन आना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जो ये जल्दी जल्दी में 2 सेकंड में बताएगा ना, वही आएगा। बात समझ आ रही है? तो इसको प्लीज़ करंट अफेयर का सोर्स रखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके बाहर से यूपीएस KS का यूपीएससी में भी नहीं आएगा। ठीक है, आजकल ऐसे ही आते हैं छोटे छोटे, आपको पता है तो पता, नहीं पता तो नहीं पता। तो कौन सी विजन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो लास्ट में दी होती है न्यूज़ इन शॉर्ट्स करके। ठीक है, वो काम की होती हैं, आप देखना वो ये पूरी कवर करवा देगा। प्रीलिम्स में वही सब काम आता है। तो विजन के स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं ना, वो मेंस ओरिएंटेड है। मेंस तब दोगे ना जब प्रीलिम्स पास होगा, मेंस का पढ़े जा रहे हो। करंट अफेयर्स का ये सोच रखो, हिंदी में सुनना है हिंदी में सुनो, ठीक है, इंग्लिश में सुनना है इंग्लिश में सुनो। अगले महीने से ये भोजपुरी में भी आ रहे हैं, तो उसमें सुनना उसमें सुनो। मैं मजाक नहीं कर रहा, पर करंट अफेयर का यही सोच रखो। मैंने पिछली बार ये बोला था। तो अब सपोज मैं अगले हफ्ते से जब भी अगली क्लास से जो स्टार्टिंग में 20-30 मिनट पढ़ा करूँगा ना, अगर आप मेरे को बोलो, देखो ऐसे तो मैंने सोचा था कि आज के जो करंट अफेयर है वो आज बता दूँ, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है। अगर आप बोलो तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ कि एक दिन 2 वीडियोस रिवाइज कर ली, अगले दिन 2 वीडियोस कर ली, फिर आप भी ऐसे ही साथ साथ पेस अप करके चलते हैं। अगर ऐसे करना है ऐसे कर लो। जो 25 दिन है, 25 दिन का मतलब है रोज़ की 2 वीडियोस अगर करके आएंगे तो 50 हफ्ते की वीडियोस होगी, 1 साल हो गया कवर हमारा आराम से। सीरियसली बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितनी कम चीज़ पढ़ोगे ना, वो मेहनत कर रहे हैं ना, वो जो न्यूज़ रीडर है जो वहाँ पे आता है, वो उसने भी दृष्टि छोड़ दिया, उसने बाहर रिवील किया कि मेरी महीने की सैलरी 10 लाख, पता नहीं 9 लाख, उसको इस बात के पैसे मिलते हैं ना कि वो हमारे लिए समराइज़ करे। बस तो उसकी मेहनत को यूज़ करो। बेस्ट सोर्स है ये पूरे इंटरनेट पे करंट अफेयर्स का, 1 हफ्ता 25 मिनट में। ये रखना करंट अफेयर का सोर्स और प्रीवियस ईयर का वो। बुक से क्या, अब ना, अब हमें इतना इंटरनेट हमने यूज़ कर लिया ना बार बार कि अब हमें बुक से पढ़ने की आदत चली गई है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ऐसे ज़बरदस्ती बुक्स लेके नहीं बैठो। ठीक है, बुक से नहीं है किसी को भी आदत यहाँ बुक से पढ़ने की। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसको रखना करंट अफेयर का सोर्स। अगर आप बोलोगे कि ऐसे करना है तो कल से स्टार्टिंग, कल, ठीक है, कल डेली है ना क्लास एक्सेप्ट फॉर संडे, कल से तो जुलाई की पहली 2 वीडियोस करके आना सारे, मैं भी करके आऊँगा। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे आधा घंटा, उसके बाद ये स्टार्ट कर देंगे।
ऐसे आपका 25 दिन में पूरे साल का करंट अफेयर भी हो जाएगा। बाकी भूल जाओ, अखबार कुछ नहीं है उससे भी फ़ायदा। एक बार मेन स्टेज दो, उसके बाद फ़ायदा है पढ़ने का। आप पहले ही डर के मारे फॉर्म नहीं भर रहे, समझ रहे हो। एक बार मेंस तक पहुंचो, प्रीलिम्स पास करो, वो ये आपका पक्का करवा देगा। करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें से 17, 18, 17, 18 तो इसमें से हो जाएंगे सीधे। और आपको उसकी अगर इसको 3 बार सुन लोगे ना, फिर जब क्वेश्चन कर रहे होगे ना, जो बोलता है न्यूज़ पढ़ता है उसकी आवाज़ आ जाएगी दिमाग में। ऐसा ही तो होता है, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात नहीं याद आती। ये पढ़ी हुई याद आती है अगर अपने हाथ से लिखी हो। जो विजन से पढ़ी हुई बात है वो पेपर में कभी याद नहीं आएगी, लेकिन ये बोली हुई बात, देखी हुई बात याद आ जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर का यही सोच रहा ना, अखबार अभी छोड़ दो एटलीस्ट जब तक प्रीलिम्स पास नहीं हो। ठीक है, ऐसे ही है। अभी आपको लग रहा होगा कि अखबार पढ़ने से बिना सिलेक्शन नहीं होगा, अखबार पढ़ के भी नहीं होगा। ये करो चुपचाप, अभी सीरियसली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हमने कैसे कैसे करना है। ठीक है, इसमें हमें लगेंगी ऑलमोस्ट 9 क्लासेस। ठीक है, इसमें लगेंगी 8 और इसमें भी 8। ऐसा हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, 25 के आसपास क्लासेस लगेंगी। ये समझ लो पहले कि चल करना क्या है। एक बार पता हो ना कि मैं क्लास में आज क्या करने जा रहा हूँ तो आसान हो जाता है। देखो एंशिएंट में क्या है, एक बार पूरा समझते हैं। एंशिएंट कब से स्टार्ट होता है? सबसे पुराना एंशिएंट क्या है हमारा? हाँ जी, स्टोन एज। स्टोन एज में सबसे पुरानी स्टोन एज क्या है? पैलियोलिथिक। वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पढ़ाई। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं स्टोन एज। स्टोन एज के बाद इंडिया में क्या आया, वो उसकी तो वो सब वही सब है। इसके बाद इंडिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? हड़प्पन, वेद। ठीक है, हड़प्पन, इंडस वैली। ठीक है, पहले समझ लो चीज़ें, लिखो बाद में। हड़प्पन, हड़प्पन के बाद क्या आया? वैदिक आया। वैदिक के बाद आया महाजनपद वगैरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है बुद्धिज़्म। पहले समझो इधर अच्छे से। बुद्धिज़्म के साथ ही जैनिज़्म। ठीक है, इसके बाद आए मौर्यास। सुने मौर्यास? कोई राजा बताओ मौर्यास का। और ये मौर्यास। मौर्यास के बाद क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया अलग चला, साउथ इंडिया अलग चला। ठीक है, नॉर्थ इंडिया अलग चला, साउथ इंडिया अलग चला। नॉर्थ इंडिया में इन्वेजन स्टार्ट हो गई बाहर से। ठीक है, साकास, बैक्ट, ये सब। ठीक है, वहाँ के लोग नॉर्थ वेस्ट से ईरान के लोग इन्वेट करने लग पड़े। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आए गुप्तास, सुना है? फिर आया यहाँ पे हर्षा। ये बिल्कुल आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, हर्षा। फिर यहाँ पे क्या आया? वो मुस्लिम इन्वेशन प्लस गुर्जर प्रतिहारा, ये सब आ गया। ठीक है, फिर इस्लामिक रूल आ गया। क्लियर है? पक्का? ये नॉर्थ का चला। साउथ में क्या है? मौर्य। के बाद यहाँ ये संगम एज, सुनिए। ठीक है, संगम एज। संगम एज के बाद क्या आया? इंपीरियल चोलास, पल्लवास। इंपीरियल चोलास बाद में पल्लवास। ठीक है, राष्ट्रकूटास, पल्लवास, राष्ट्रकूटास, और फिर लास्ट में इंपीरियल चोलास। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, एंशिएंट में हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी में। क्रोनोलॉजी क्या होती है कि किस ऑर्डर में चीज़ें हो रही थी, ये सबको पता है। ये कभी नहीं आएगा अरेंज द फॉलोइंग और ऐसे देते मौर्यास, बुद्धिज़्म। ठीक है, अब देखो चीज़ें होती हैं। अब हम इन सबको एक एक डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज हर्षा के टाइम एक स्कॉलर होता था डंडिन होता था। ठीक है, वैदिक एज में एक बंदे ने सबसे पहले जो पाइथागोरस थ्योरम थी ना, वो इंडिया के इंसान ने दी थी, उसका नाम था बोधायन। सुना है? बोधायन नाम था। अब क्वेश्चन आया है जेके यूपीएससी में, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। ठीक है, उन्होंने ऑप्शन दिए थे बोधायन, ठीक है, आर्यभट्ट, और यहाँ पे डंडीन। मेरी बात समझ आ रही है? आर्यभट्ट गुप्ता में था। अब देखो, जब हम एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे ना डेप्थ में, तो सपोज हम मौर्यास पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे मौर्यास के राजा क्या थे, उनके कोर्ट में कौन कौन बैठता था। ठीक है, और वो क्या क्या करते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। वुमेन की कंडीशन कैसी थी, कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी थी, ये सब था। तो अब आपने सपोज मौर्यास के अंदर पढ़ा कि भाई मौर्यास के टाइम पे कोई था, चाणक्य था। ठीक है, तो अब आपको जब एक तो आपको हर डायनेस्टी को जूम करके पढ़ना है कि उसके अंदर क्या क्या है, पर एक आपको ना जूम आउट व्यू भी रखना है चीज़ों का कि अगर मैं पूरी चीज़ चल कैसे रही है। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, लोग ना डेप्थ में चीज़ें रट लेते हैं पूरी, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था कि अरेंज द फॉलोइंग, डंडिन, ठीक है, बोधायन, चाणक्य, ये सब,
फिर लोग ना जूम आउट नहीं कर पाते, तो जब जूम आउट नहीं कर पाते तो नंबर नहीं मिलते। बात समझ आ रही है? दोनों चीज़ें दिमाग में रखना कि आपने हर वो है क्रोनोलॉजी, और ये बड़ी रफ लिखी है मैंने, काफ़ी डायनेस्टीज मिसिंग है इसमें से, पर आपको हर डायनेस्टी को जूम आउट करके पढ़ना है। पर सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करेंगे ना एंशिएंट, तो आपको सबसे पहले दिन मैं क्रोनोलॉजी लिखवा दूंगा, ठीक है? तो आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि ओवरऑल मैक्रो लेवल पे क्या चीज़ चल रही है, उसके बाद एक एक करके जूम इन करके पढ़ लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ दिल्ली सल्तनत पढ़ूंगा, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक ऑर्डर क्या था दिल्ली सल्तनत का। फॉर एग्जांपल एस ये था, ये ट्रिक है, मैं ट्रिक्स भी बता दूंगा, ये ऑर्डर था, ठीक है। तो अब टी से तुगलक है, तो आपको ये भी अब अंदर घुस के ये भी पता होना चाहिए कि तुगलक में क्या क्या हो रहा था, पर ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या था। मेरी बात समझ आ रही है? जूम इन जूम आउट दोनों चीज़ें आनी चाहिए। जो जूम आउट करके सोच पाएगा ना, उसको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के आएंगे ही। और अगर आप जूम आउट नहीं कर सकते ना चीज़ों को, ठीक है, तो फिर मुश्किल हैं चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी स्टेट का पेपर हुआ, मुझे याद है, तो एक क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सोचना इधर देखो। अभी आप कोई क्लास ऐसे नहीं सोचना कि क्लास वेस्ट हो रही है, ये चीज़ें समझने की, एक बार आपको पता होगा ना कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर अगली 24 क्लासें सेंस बनाएंगी। ऐसे रोज़ आके कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दिए थे, अमंग्स द फॉलोइंग, इनमें से सबसे पहले पैदा कौन हुआ था, ठीक है? अभी बताएगा नहीं कोई, इनमें से सबसे पहले पैदा कौन हुए थे, अपने अपने मन में सोच लो। अब ये क्वेश्चन क्या है? जूम आउट का क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी को इनके बारे में सब पता हो, ऐसी ऐसी बातें पता हो जो दूसरों को नहीं पता, किसी को इनके बारे में सब पता हो कि ये कहाँ पैदा हुआ है, लेकिन ये जूम आउट करके कौन कब पैदा हुआ वो चीज़ नहीं आती ना लोगों को, और उस चीज़ के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। क्रोनोलॉजी का ही तो क्वेश्चन है ये कि कौन कब आया। बताओ ज़रा, एक सेकंड आप बताओ, एक सेकंड सब बताओ, सबसे पहले कौन पैदा हुआ? जीसस। आप बताओ, आप सब जीसस। भाई क्या चक्कर है? जीसस आए ऑलमोस्ट 0 AD में, ठीक है, आफ्टर डेथ, है ना, सुने? मोहम्मद आए 632 AD में, 622। बुद्ध आए BC में, 600 BC में आए। और नानक जी कब आए? अभी 500 साल पहले, 1500 AD। अब लोगों के ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बताओ। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आते हैं। और ये तभी आपको आप आएंगे जीसस जीसस कर रहे हैं, पता ही नहीं है कुछ। 0 AD, आफ्टर AD जो वर्ड है उसका मतलब ही है। अब ये क्वेश्चन है इसका, अब सपोज आपको पूरा पता है, आपने जीसस पे 40 पेज पढ़े हैं, पर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो हमेशा रिलेटिव, ये तभी आएगा अगर आपने जूम आउट करके पढ़ी है ना चीज़ें। बात समझ आ रही है? क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन 3 आते हैं हर साल यूपीएससी में, ये अभी कम देते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी की वेटेज है आप, क्योंकि अगर आपको दिमाग क्लियर है ना, तभी आप सोच पाओगे क्रोनोलॉजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये तो इसी साल का शायद UPPCS, मैं देखता रहता हूँ ना पेपर, तो उसी का क्वेश्चन है। एक और करना, इनमें से धर्म सबसे पहले कौन सा आया, ठीक है? ये सुने क्या है? हाँ, तो वो तो पढ़ के बता दिया, क्या कहते हैं इसको, वो तो बिल्कुल सही बात है। कोई है हमारे यहाँ कोई सुने? हाँ, पारसी। ये क्या लास्ट वाला क्या होता है ये? कर बताओ, इनमें सबसे पहले कौन सा है? जिन लोगों ने बुद्धा आंसर दिया था उनको तुक्का तो नहीं मारा था ना, पता था ना ये बात? ठीक, बताओ इनमें सबसे पहले, ये भी किसी CDS VDS का पेपर है, क्वेश्चन है वो। आप देखो क्वेश्चन का, उसका समझ लो, पूछने का पैटर्न है ना, उससे क्लियर है कि वो क्या चाहता है आपसे। बताओ। जुडाइज्म सबसे पहले आया। अब आपने, अब सपोज मोदी जी की स्पीचेस सुनी हो, से हिंदुइज्म का दूसरा नाम होता है सनातन,
सनातन का मतलब ही है पुराना। या विवेकानंद की स्पीच सुनिए शिकागो वाली, मशहूर है ना वो, उसमें जो पहली 2 लाइन्स हैं वो यही हैं कि ओल्डेस्ट रिलीजन है। तो आप चलो ठीक है, ये तो मैंने पूछना भी नहीं था, हिंदुइज्म है सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन, लेकिन अब सेकंड ओल्डेस्ट बताओ, अब है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सही बात है, दूसरा सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, ठीक है। और ये आपको ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको पता है कि वो फायर है, और भी बड़ी चीज़ें, सही बात है, इनकी किताब का नाम भी है ज़रोआस्त्र, ऐसा ही कुछ नाम है, ठीक, वो भी आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको ये कब आएगा क्लैरिटी, जब आपको ये पता हो कि यार हिंदुइज्म तो वैदिक एज से स्टार्ट हुआ, वैदिक एज कब 1500 बीसी की है, ठीक है। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म आया 300 बीसी में, ठीक है। इस्लाम आया 600 एडी में, और जुडाइज़म उससे थोड़ी पहले आ गया, ठीक है। तो जब ये कब चीज़ें क्लियर होंगी आपको, जब आपने ये क्रोनोलॉजी अच्छे से पढ़ी है। तो कल आके सबसे पहले हम पूरी डिटेल में क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, आपको ऐसे फ्लो चार्ट हॉरिजॉन्टली करके वो चीज़ पढ़ाई जाएगी। प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रखो कि एंशियंट में इस चीज़ के एक्स्ट्रा नंबर होते हैं, अगर आपको ये क्लियर है कि क्या, कि जूम आउट करके आप चीज़ें सोच सकते हो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इस चीज़ के नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे आप सबने सुना है, एक क्वेश्चन अभी मैं यूपीएससी का बता रहा हूँ, इस बंदे का नाम सुने सबने, सुने, ठीक है। इसका सुने, सुने, ये दोनों क्या है, क्या कहते हैं इनको, डॉक्टर एक तरह के, ठीक है, एक फिजिशियन एक सर्जन, ठीक है। अब इनका सुना है और इनका भी सुना है, सुना है, ठीक। अब ये हैं, हो सकता है कोई, सुने थे ना रमन, तो कार्टून भी आता है, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको ये किस डायनेस्टी के थे, विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। ये तानसेन किसके थे, अकबर, हम मुगल्स, चारक, ये नहीं बताऊंगे आपको। अब ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है कि इनको अरेंज कर दो, और ऑप्शन यहाँ लिखा होता है ए बी सी डी, और अरेंज कैसे, ए बी सी, जो भी ऑप्शंस बने हैं, ठीक है। ये आप कोई भी किसी भी साल का पेपर उठा लो, आप लिखो एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चंस, एंशियंट के क्वेश्चन उस साल के 3 क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी में मिलेंगे। मैं आपको बार बार ये चीज़ एम्फोसाइज करवा रहा हूँ कि एक बार चीज़ों को जूम आउट करके देखने का इंपॉर्टेंस है। 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होंगे आपके, क्योंकि ऐसे ये हो ही नहीं सकता, इतना प्रेशर होता है ना एग्जाम में। आप बस ये याद, आपको ये याद आ जाएगा कि तानसेन अकबर का है, चारक किसी और का है, लेकिन फिर ये नहीं याद आएगा अकबर पहले आता था या वो पहले आता था। तो तभी याद होगा अगर आप पहले से प्रैक्टिस वैसी कर लोगे कि आपने समझ लिया कि कौन कैसा हो रहा है। क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो ये पूरी एंशियंट है, कल पहले पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे। मेडिवल में देख लो एक बार क्या है, मेडिवल में फोकस अलग है, मेडिवल में आपको क्रोनोलॉजी के नंबर नहीं है ज़्यादा, मतलब आएगी क्रोनोलॉजी, पर मेडिवल में ना देखो अभी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ना जितनी भी, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, वो आपकी मुगल्स, ब्रिटिश पे भी है, लेकिन जो जैसे रुपी है, अभी 2000 का रुपी का वो बैन हुआ ना, मतलब बंद हो जाएगा, तो रुपी जो चीज़ है, रुपी, वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, रुपया इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है, रुपया। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, फॉर एग्जांपल ये डीसीवीसी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सब, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये मनसबदारी टाइप चीज़ उससे आ रही है। तो मनसबदारी सिस्टम किसका था, जो मैनेजमेंट का सिस्टम है ना, वो सारा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम मेडिवल में आता है। तो मेडिवल से जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आएंगे लैंड मैनेजमेंट, लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट, ये सब से, और कभी कभी उनकी पेंटिंग से आ जाएंगे, ठीक है। तो मेडिवल में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस्लामिक जो इंट्रोडक्शन हुई इंडिया में, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो इन्वेजन हुई वो किस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किस कोस्ट पे हुई। आप इधर देखो, इस्लाम कहाँ से आया इंडिया में, सऊदी अरेबिया से, उससे गल्फ से ना, तो कहाँ पे आया होगा पहले, वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे। अब जो सबसे पहली बैटल हुई वो कहाँ पे हुई, पता है आपको, कहाँ पे, जगह बताओ, प्रीवियस ईयर है, वो तो बाद में हुई। हिंदू कुश रेंज तो कहाँ पे है, हिंदू कुश रेंज तो यहाँ पे है ना। जो सबसे पहली बैटल हुई वो थी बैटल ऑफ कच्छ, ठीक है। और जो सबसे पहली मॉस्क है वो यहाँ पे केरला में, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। पहले ये हम पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्लस इसी में हम पढ़ लेंगे जो पृथ्वीराज चौहान में छोटी छोटी जो बैटल्स हैं, पृथ्वीराज चौहान वाली बैटल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2024 में ना उसके सोमनाथ पे रेड हुई थी ना, उसके 1000 साल पूरे हो रहे हैं।
तो बड़े चांस हैं कि यूपीएससी में इस साल वो क्वेश्चन आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब भी 1000 साल 100 साल ये सब होते हैं ना किसी चीज़ के, वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अब जब आप ये पढ़ रहे होगे, आप जब मैं लिखवाऊंगा आपको नोट्स, तो मैं आपको लिखवाऊंगा कि 1024 में सोमनाथ के टेम्पल पे रेड हुई थी, तो आपका दिमाग खटक जाना चाहिए कि यार 1000 साल हो गए इस चीज़ को। अगर 1000 साल हो गए तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब किसने की थी, रेड कितनी बार हुई थी, उस टाइम जहाँ रेड हुई वहाँ का राजा कौन था, ठीक है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मेरे को पता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ना विशिष्ट अद्वैत होता है, सुना है? नहीं पता आपको? एक फ़िलॉसफी है इंडिया की, जैसे शंकराचार्य ने एक फ़िलॉसफी दी, शंकराचार्य तो सुना होगा, शंकराचार्य ने एक फ़िलॉसफी दी थी, ठीक है। शंकराचार्य ने एक फ़िलॉसफी दी, वैसे एक और फ़िलॉसफी थी रामानुजम ने दी थी, रामानुजम ने, ठीक है। अभी मोदी जी ने उनका स्टैचू इनॉग्रेट किया, 1000 साल हुए थे उनके। 2 साल से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि 1000 साल सिग्निफिकेंट, 1 साल हो जाए लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं इधर, और 1000 साल तो कितनी बड़ी चीज़ होती है। 1000 साल जब भी किसी चीज़ के, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आप देखो हर दूसरे दिन कोई ना कोई इस चीज़ पे ये आ नहीं जाती, सोमनाथ रेड हुई थी, सोमनाथ रेड हुई थी, इसके 1000 साल हो रहे हैं, मतलब पक्का क्वेश्चन आएगा इस पर, ठीक है। स्टार्टिंग में हम ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, पृथ्वीराज, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, फिर हम मेन आ जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहला दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, ये हम पढ़ेंगे 3 क्लासेस में, ठीक है। पूरी चीज़ें इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, राजा कौन थे, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें कि क्या क्या इसकी, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में जो गार्डन, मुगल सब कहते हैं कि मुगलों ने गार्डन स्टार्ट किए, गलत बात है, गार्डन इन्होंने स्टार्ट किए, लोधीज ने गार्डन स्टार्ट किए थे, ठीक है। ये छोटी छोटी जो आप गलतियाँ करते हो ना, दिल्ली में लोधी गार्डन है, तो कभी भी कोई पूछे, ऐसे बोलते हैं ना, मुगल्स वर फेमस फॉर, मुगल्स ने अच्छे किए गार्डन्स को, बट गार्डन्स वर स्टार्टेड बाई दिल्ली सल्तनत, ठीक है, उसी में लोधीज, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में फिर 5 डायनेस्टीज हैं, ठीक है। क्या क्या? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, ठीक है। बोलो, चलो मैं ऐसे आप बोलो अपनी 5, स्लेव, तुगलक, सैयद। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। अब दिल्ली सल्तनत, जब भी दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन आएगा, जब भी मेडिवल का क्वेश्चन आएगा, कभी भी आपको वो अरेंज करने नहीं बोलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला एंशियंट में कैसे बोलता है, अरेंज करो। दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बोलेगा, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये प्लीज़ ध्यान रखो किससे कैसा क्वेश्चन आता है, फिक्स्ड पैटर्न है दोनों जगह, उधर भी यूपीएससी में भी इधर भी, तो जैसा वो पूछते हैं वैसा पढ़ो, सिलेक्शन लो, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में। लोग पता नहीं क्या कि दिल्ली से खिलजी जब लड़ाई लड़ने जाता था तो क्या करता था, क्या खा के जाता था, मैंने क्या करना है उससे। आप अपना जो वो पूछ रहा है वो करो चुपचाप, ठीक है। याद रखना इनकी जो पॉलिसीज़ है ना, उस पर क्वेश्चन आता है सिर्फ सिर्फ, ठीक है। अब जैसे गार्डन बनाना है, ये भी तो एक पॉलिसी है ना, कि अब किस टाइप का गार्डन बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है, सिमेट्रिकल बनाना है, पानी जाएगा बीच से या नहीं जाएगा, ये सभी पॉलिसी का ही पार्ट है, ठीक है। सिक्के कौन से निकालने हैं, ठीक है। अब जैसे डीमोनेटाइजेशन हुई थी। अब दिल्ली सल्तनत का एक राजा था, उसने डीबेसमेंट करी थी, डीमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ होती है। जिस साल डीमोनेटाइजेशन हुई ना, उस साल यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ गया कि डीबेसमेंट किसने करी थी। तो करंट अफेयर्स को ऐसे रिलेट करना होता है। मेरी बात समझ आ रही है कि वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो चैप्टर हटाया गया एनसीईआरटी का, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ठीक है, उसमें क्या था कि मतलब क्यों हटाया गया, पहले तो किस किस को पता है कि चैप्टर हटाया, सबको पता है ना, ठीक है। अब वो क्यों हटाया गया, रीज़न पता है किसको, प्रिसाइज रीज़न पता है? आप अखबार पढ़ते हो, बताओ रीज़न, जिसको ही पता है। नहीं 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 नहीं, ये तो ठीक है, पॉलिटिक्स वाला एंगल है, ऐसे रीज़न क्या दिया गया है, जो सरकार रीज़न देगी वही ना हम बोलेंगे इंटरव्यू पैनल को। हाँ, तो वो क्या रीज़न दिया गया है? चैप्टर का नाम क्या था, किस किस को पता है? कुछ नहीं पता है। चैप्टर का नाम था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ठीक है। अब होता क्या था कि इस्लामिक रूलर्स में, उस चैप्टर में ये बताया गया था कि इस्लामिक मतलब जो रूलर्स थे वो एक प्रॉपर बिल्डिंग रखते थे, ठीक है, जिसमें विमेन स्लेव्स को रखा जाता था, इसको कहते थे हराम्स, सुना है ऐसे ही, हरेम्स पता नहीं, ठीक है।
तो अब सरकार का ये लॉजिक है कि आप उस चैप्टर में जो ऑथर्स हैं वो इस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे थे, और मैंने ये चैप्टर पढ़ा और सच में ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे थे। अभी भी आपको मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी है वो चला गया, PDF अभी भी है, आप पढ़ लेना वो चैप्टर। तो इस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे थे, ये सरकार का आर्गूमेंट है, और आपको भी यही याद रखना है। आपको सरकारी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो सरकार का आर्गूमेंट याद रखोगे। तो ये पहले तो कोई भी न्यूज़ पढ़ो उसको डिटेल में पढ़ा करो। तो अब ये चैप्टर हट गया, ठीक है। बड़े चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आ जाए। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हराम्स, ठीक है, कि ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया, ये सिस्टम किस कंट्री से लाया गया था। करंट अफेयर्स की ऐसे लिंकेज होती है दोनों चीज़ों की, मेरी बात समझ रहे हो। करंट अफेयर्स की लिंकेज बहुत ज़रूरी है। 2021 में ना जब मैं पेपर दे रहा था तो उस साल नई पार्लियामेंट स्टार्ट हुई थी बनना। पहले मोदी जी ने बोला था 2022 में इनॉग्रेट हो जाएगी, अब लेट हो गई थोड़ी सी। तो ना, तो पार्लियामेंट, जब आप विकीपीडिया करो ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो पहली लाइन आती है कि पार्लियामेंट का डिज़ाइन कॉपी कहाँ से हुआ है। हमारी जो गोल पार्लियामेंट है वो देखो डिज़ाइनर क्या करते हैं, इधर उधर चुरा लेते हैं डिज़ाइन, तो कहीं से कॉपी हुआ है डिज़ाइन। तो कहाँ से कॉपी हुआ है? जो पार्लियामेंट का डिज़ाइन है वो एक मंदिर है वहाँ पे खजुराहो के पास, 64 योगिनी, सुना है? 64 योगिनी टेम्पल, जैसा वो दिखता है ना टेम्पल, बिल्कुल वैसे ही पार्लियामेंट बना दी है। और 2021 और 2022 में यूपीएससी में दोनों में ये मंदिर आया था। ऐसे करंट अफेयर लिंक होता है। आप क्या करते हो, अखबार ली, मोदी जी विजिट्स पार्लियामेंट, वो पढ़ रहे हैं मोदी जी किस गाड़ी में गए, क्या किया, उससे हमें क्या लेना देना। जब आप खुद सोचो कि ये पार्लियामेंट है, पहले बनाई किसने, तो उस आर्किटेक्ट का नाम याद रखो, ठीक है। कहीं कहाँ से फिर अभी कल्चर में हम पढ़ेंगे स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, नियो रोमन स्टाइल, इंडो गॉथिक स्टाइल, तो वो किस स्टाइल की बिल्डिंग थी। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे लिंक करनी होती हैं चीज़ें। तो 64 योगिनी टेम्पल पे, तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिसीज दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। और लास्ट में हम आएंगे किस पे, मुगल्स पे, ठीक है। मुगल्स का क्या करेंगे बोलो? 4 क्लासेज हैं, इसमें भी 3 क्लासेज, सेम चीज़, इनकी पॉलिसीज़ और किस राजा ने क्या क्या किया था, ठीक है। मुगल्स में क्या क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल बाबर की क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया को, ठीक है। मनसबदारी क्या होता है, ज़मींदारी क्या होता है, ठीक है। रैयतवारी तो इनका है ब्रिटिशर्स का, ठीक है। ये याद रखना, मेडिवल में क्वेश्चन आएगा तो पॉलिसीज़ पे आएगा, एंशियंट का क्वेश्चन आएगा तो क्रोनोलॉजी पे आएगा, उसी हिसाब से पढ़ना। एंशियंट का कभी भी क्वेश्चन आपको वैसा नहीं आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, एक आधा कहीं रेयरली आ जाए, हर एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो इसका आएगा हमेशा, ठीक है। इसको उसी अप्रोच से पढ़ेंगे हम, इन दो पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ आगे, कल्चर। कल्चर में सबसे पहली चीज़ जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपकी टेम्पल्स। टेम्पल्स सुने, टेम्पल्स, ठीक है। जो किताब लिखवाई ना मैंने आपको, कौन सी किताब, इंट्रो टू फाइन आर्ट्स, उसमें जो सबसे बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो टेम्पल्स का है। ऑलमोस्ट कोई 20-21 पेज का चैप्टर होगा वो, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर, कैसे टेम्पल स्टार्ट हुए, इंडिया में सबसे पुराना टेम्पल किसी को पता है कहाँ पे है? कैसे, क्यों बोला गुजरात, मोदी जी वहाँ के? जरूरी थोड़ी है जिस पे अटैक हुआ वो सबसे पुराना टेम्पल हो। और बताओ, किताब में लिखा है, आप बोलो बोलो। जगन्नाथ कहाँ, जगन्नाथपुरी सबसे पुराना टेम्पल है। सबसे पुराना टेम्पल है लक्ष्मण टेम्पल, छत्तीसगढ़ में है, शीरपुर, ठीक है। तो अब टेम्पल बनना स्टार्ट कैसे हुए, किस डायनेस्टी ने टेम्पल बनाना स्टार्ट किए? नॉर्थ इंडिया में टेम्पल किसने स्टार्ट किए? नॉर्थ इंडिया में गुप्ताज ने स्टार्ट किए, साउथ इंडिया में पल्लवाज ने स्टार्ट किए, ठीक है। क्लियर है? तो अब इंडिया में जो सबसे पुराने टेम्पल हैं, याद है मोदी जी और जिनपिंग मिले थे एक बार चेन्नई में 2 साल पहले, तो वो बैठे, महाबलीपुरम सुना है जगह, महाबलीपुरम है ना, महाबलीपुरम। तो ऐसे ऐसे टेम्पल्स हम पढ़ेंगे 3 क्लासेस में, 100% इसमें से एक, कम से कम एक क्वेश्चन आता है, +2 नंबर, एक क्वेश्चन आता ही आता है टेम्पल से, हर साल हर पेपर में, क्योंकि इंडिया है ही ना, कोई भी बाहर से आता है, अंग्रेज आए, कोई भी आए, तो टेम्पल्स में तो जाता ही है ना। तो टेम्पल से हर साल क्वेश्चन आता है। साउथ इंडिया के टेम्पल्स में क्या अलग होता है, आपने देखा होगा, साउथ इंडिया के टेम्पल अलग ही दिखते हैं, अलग दिखते हैं नॉर्थ इंडिया के।
साउथ इंडिया के टेम्पल्स में पानी होता है, तालाब होता है एक पक्का। साउथ इंडिया के टेम्पल्स थोड़े स्कल्पचर ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते, नहीं होता ना स्कल्पचर, समझते हो मतलब मूर्तियाँ, है ना। और साउथ इंडिया के टेम्पल्स ऐसे होते हैं, हमारे टेम्पल्स कैसे होते हैं, ऐसे। नोटिस किया कभी? ठीक है, अब ये सब फ़र्क आते हैं पेपर में, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये फ़र्क आपको जानने हैं कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में फ़र्क क्या है, और टेम्पल्स स्टार्ट कैसे हुए, सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है, सबसे छोटा टेम्पल कौन सा है। ठीक है, टेम्पल्स को करेंगे 3 क्लासेस में। इसके बाद कल्चर के छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे मतलब एक एक, जो एक एक क्लास में एक एक होगा। सबसे पहली चीज़ हम करेंगे क्या, क्लासिकल डांस। क्या होता है क्लासिकल डांस? बोलो। हाँ जी, भांगड़ा में भी किया जाता है, भांगड़ा क्लासिकल डांस है जिसमें, हाँ तो भांगड़ा में है ना कल्चरल, भांगड़ा में कल्चरल एलिमेंट नहीं है, भांगड़ा क्लासिकल डांस है। बोलो बोलो, मैं समझ नहीं रहा। जो रिलीजियस से रिलेटेड डांस होता है, कोई एक डांस बता दो जो रिलीजियस से रिलेटेड है। वो रिलीजन से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो है वो क्लासिकल डांस हो गया। नहीं, एक तो सही बात है, जो भरतनाट्यम है उसमें तो होता है, कथकली में भी होता है, काली माता का होता है, तो ये तो ठीक है, पर सारी में सही नहीं। मणिपुरी एक है, ठीक है, संकीर्तन है, वो नहीं है। क्लासिकल डांस होता है जो डेफिनेशन होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी से बनता है, व्हाट इज ए क्लासिकल डांस। तो इसकी 2 कंडीशंस हैं। पहला, इसकी अपना यूनिक एक वो होना चाहिए, रिटर्न रिकॉर्ड, कि भाई ये 2000 साल से चला आ रहा है, ठीक है, और इट शुड बी प्रैक्टिस्ड बाई सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द एजेस। तो ये डेफिनेशंस होती हैं, ये बेसिक्स होते हैं व्हाट इज ए क्लासिकल डांस। ठीक है, तो पहले ये पढ़ेंगे पूरी क्लास में। कितने क्लासिकल डांस है इंडिया में? बोलो आप। जो ऋतिक रोशन नाचता है गानों पे, ये क्लासिकल डांस है? आप कह रहे हो 9, आप कह रहे हो 6, 8 है, 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे पुराना भरतनाट्यम, भरतनाट्यम 2000 साल पुराना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पपेट्री। सुना है क्या होता है? कभी कभी 2 टी होते हैं, कभी कभी 1 टी। क्या होता है पपेट्री? हाँ जी, पुतलों को नचाना। ठीक है, कठपुतली। ठीक है, पता है कोई नाम पपेट्री का? क्यों है पपेट्री? देखो, यूपीएससी और केएस में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं कल्चर में, इसका मतलब है कि ये चीज़ें पक्का इंडिया में मिलती होंगी। कोई और दूसरा देश नहीं है जिसने पपेट्री स्टार्ट की। 2000 साल पहले लोग इधर पपेट्री करते थे, इसीलिए हर दूसरे साल पपेट्री का क्वेश्चन आता है। कोई भी देखो, यूपीएससी का क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है? देश को आगे बढ़ाना, वो पुरानी चीज़ें याद रहें। ये हमारे देश की यूनिक फीचर है। 2000, जब मैं संगम एज पढ़ाऊँगा ना आपको, जैसे अभी संगम एज में एक लाइन आती है, देयर फेवरेट पास टाइम वॉज पपेट्री। जैसे अभी के लिए कोई, मान लो 2000 साल बाद कोई अभी के लोगों के वो लिखेगा ना अगर लाइन, तो ऐसे लिखा जाएगा, देयर फेवरेट पास टाइम वॉज स्क्रोलिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम, ऐसे ही आएगा। यही है अभी पास टाइम फेवरेट। तो अभी उस टाइम के लोगों का फेवरेट पास टाइम क्या होता था? पपेट्री। तो ये यूनिक चीज़ है, बड़ी यूनिक चीज़ है। तो पपेट्री कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आप खुद सोचो कि आपने लकड़ियों को डांस करवाना है, और एक पपेट्री की टाइप होती है शैडो पपेट्री। उसमें क्या होता है कि आगे से लाइट फेंकते हैं और फिर आपको शैडो को नचवाना होता है। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, इसलिए हर दूसरे साल इसका क्वेश्चन आता है। और आप खुद भी ना, एक देखो, एक तो होता है कि यार पेपर पास करना है, रट्टा लगाना है, पेपर पास करना है। एक बार आप जेन्युइनली इंटरेस्ट से ये चीज़ें पढ़ोगे ना, इंटरेस्ट से, आपके नंबर भी आएंगे, प्लस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि ये इंडिया की पूरी हेरिटेज है, ये जो आपके सामने डेप्थ में लिखी है ना, और ये सबसे यूनिक हेरिटेज है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक दिन में हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे क्या, इनटेंजिबल साइट्स, इनटेंजिबल एंड टेंजिबल साइट्स। इनटेंजिबल एंड टेंजिबल साइट्स क्या होती हैं? देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुनी है सबने? सुनी है? टेंजिबल चीज़ होती है जिसको हाथ लगाया जा सके,
इनटेंजिबल होती है जिसको छुआ नहीं जा सके, ठीक। टेंजिबल चीज़ मतलब मंदिर, जैसे फॉर एग्जांपल अजंता एलोरा केव्स टेंजिबल हेरिटेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल खजुराहो का मंदिर टेंजिबल है, फॉर एग्जांपल जामा मस्जिद टेंजिबल है। इनटेंजिबल होती है वो चीज़ जिसको छुआ नहीं जा सके, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि ये लाइन बोली जाती है बार बार कि कुछ तो है हस्ती मिटती नहीं हमारी, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पूरी जला दी थी इन्वेडर्स ने, लेकिन फिर भी कि इंडिया की हेरिटेज बची रह गई। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो नॉलेज का ट्रांसमिशन है वो बातों के थ्रू होता था, कभी रिटर्न के थ्रू नहीं होता था। अभी नोटिस करना, घर में आपके पंडित आते होंगे अगर, तो वो जब भी बर्थडे की पूजा या कोई भी पूजा कराते हैं तो एक चीज़ करते हैं, वैदिक चैंटिंग, ठीक है। तो वो कब थी वैदिक एज? 1500 साल पहले, 1500 BC में। तो 1500 साल वो और 2000 आगे के कितने हो गए? 3500 साल हो गए। 3500 साल से वही वर्बल चीज़ आगे चली जा रही है। तो ये एक हेरिटेज है और इसको छुआ नहीं जा सकता। तो वैदिक चैंटिंग एक इंटेंजिबल हेरिटेज है। मेरी बात और भी हैं, 11-12 और भी हैं, लेकिन आपको एक वैदिक चैंटिंग बता रहा हूँ। आप खुद सोचो, इधर एक बोली हुई बात अगले दिन इंसान भूल जाता है, और वो जो जितने भी 10-12 हज़ार श्लोक हैं वो 3500 साल से बिना बदले हुए चले आ रहे हैं। तो ये हेरिटेज हो गई ना, ये कहीं होता है। और यही रीज़न है कि इंडिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया कोई, क्योंकि आप रिटर्न रिकॉर्ड्स तो जला सकते हो इंसानों को, पर ये नहीं, क्योंकि बात तो फैल जाती है। एक महीने में बात कहीं से, र्यूमर्स सबसे ज़्यादा फैलते हैं ना, वैसे ही बात भी फैलती है। इसीलिए तो जब भी इन्वेडर्स आए उन्होंने लाइब्रेरीज वगैरह डिस्ट्रॉय की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सारी जो नॉलेज की ट्रांसमिशन थी वो वर्बली हो रही थी। ओरली का क्या करोगे आप? ये मेंस में क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेड इंडिया सर्वाइव वाइल ऑल अदर सिविलाइजेशंस कोलैप्स्ड। सबसे इसका ऐसे तो हज़ारों रीज़न होते हैं कि इंडिया जोग्राफिकल आइसोलेशन थी, इंडिया के रूलर्स सेकुलर थे, ये सब। लेकिन सबसे प्राइमरी रीज़न जो है वो ये है कि इंडिया में ओरल ट्रांसमिशन होता था नॉलेज का, और अगर ओरल ट्रांसमिशन हो रहा है तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। इसके बाद हम करेंगे पेंटिंग्स। सुनिए, पेंटिंग्स। कौन सी पेंटिंग्स? वेलकम मूवी में भी तो एक पेंटिंग है ना। वेलकम मूवी देखिए? देखिए? नहीं देखी हमें। वो वाली पेंटिंग नहीं करनी है, ये वाली असली, ठीक है। दो तरह की होती हैं, मिनिएचर और म्यूरल। तो अब ये देखो करंट अफेयर कैसे लिंक होता है। अब मैं सपोज सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ ना, तो मेरे मोहल्ले में जो बैक साइड रहती है एक दीदी रहती है, किसका कॉल है, ठीक है। मेरे मोहल्ले में बैक साइड एक दीदी रहती है ना, तो अभी जो नई पार्लियामेंट 28 को इनॉग्रेट हो रही है ना, उनकी पेंटिंग लग रही है वहाँ पे। वो दीदी बसोली पेंटिंग बनाती है, सुनिए बसोली पेंटिंग, ठीक है। वो दीदी बसोली पेंटिंग बनाती है और नई पार्लियामेंट में पेंटिंग्स लग रही हैं काफ़ी, और उस दीदी की एक पेंटिंग लग रही है। उनका नाम भी आया था अभी डेली एक्सेलसियर में, सोना पादा नाम है, ठीक है। बसोली के ही हैं वो रहने वाले। तो पेंटिंग्स, अब ऐसे करंट अफेयर लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर केएस वालों को बनाना होगा ना, और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग भी मिल गया, तो ये यही क्वेश्चन पूछेंगे। दो न्यूज़ हो गई बसोली पेंटिंग की, बस। बसोली पेंटिंग किसने स्टार्ट की, क्यों की, कब की। बसोली पेंटिंग में जो अगर आपने देखा होगा, नाक जो होता है वो पॉइंटेड होता है, कलर ब्लू ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये सब ऑब्जर्वेशन से आता है। तो करंट अफेयर और इसका लिंक हो गया। अब मैं आपको सारी टाइप्स की पेंटिंग्स पढ़ाऊँगा कि कहाँ किस किस को जीआई टैग मिला है, मुगल्स कौन सी पेंटिंग कर। अब मुगल्स को शौक था कि वो जानवर की पेंटिंग बनाते थे। अब जहांगीर था वो ज़ेबरा ही बनाता रहता था थ्रू आउट। वो पूछ लेते हैं कभी, क्योंकि फ़ोटो भी बना एनसीईआरटी में, क्लियर है। तो ये हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल भीमबेटका में जाओ तो उधर मेरे को भी नहीं समझ आता, ऐसे 10 मीटर ऊंची केव है, उधर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो वो कैसे किसने बनाई, ठीक है। उत्तराखंड में लखो दियार पेंटिंग्स हैं, सब एनसीईआरटी की हैं ये सारी। तो ऐसे पेंटिंग्स पे पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी और कंट्री में इतनी पुरानी हेरिटेज नहीं है। आप देखो यहाँ पे लोगों को इतना आदत है पेंटिंग की, लोग घड़े को पेंट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे बड़ा शौक है लोगों को। गाँव में अभी भी जाओगे ना, जो पुराने वो होते हैं, अब जैसे अब तो पुट्टी वगैरह आ गई तो लोग छेड़ने नहीं देते, तो जो मिट्टी की दीवारें हैं लोग उसको भी कुछ ना कुछ बना देते हैं उस पर। तो पेंटिंग का शौक है इस कंट्री में, इसीलिए पेंटिंग पे क्वेश्चन है। और बड़ी पेंटिंग, लोग रुमालों को पेंटिंग करते हैं। जो आप आजकल कढ़ाई वाले रुमाल लेते हो वो बेसिकली पेंटिंग ही होती थी पहले, अब उस पर वो वाला वर्क स्टार्ट हो गया।
यहाँ पे पेंटिंग का शौक है लोगों को, इसीलिए पेंटिंग का क्वेश्चन आता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये है। प्लस कुछ ऐड ऑन्स अगर छूटेंगे, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लैंग्वेज से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है दुनिया में? अच्छा, हिंदी? चाइनीज़ तो कोई भाषा नहीं है, चाइनीज़ कोई भाषा नहीं है। हाँ, ओल्डेस्ट नहीं, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। चाइना की है, उसको मैंडरिन कहते हैं, मैंडरिन, उस भाषा को मैंडरिन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इंग्लिश। कौन बोल रहा है इंग्लिश यहाँ? हिंदी। दूसरी? ये आया क्वेश्चन, सोचो। हाँ, हिंदी तो पहली बोल दी मैंने, दूसरी? तेलुगु है, दूसरी तेलुगु है। अनडिवाइडेड इंडिया में बंगाली होती थी, बंगाली बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, पूरा बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल पूरा, थोड़ा बिहार, त्रिपुरा, असम, बंगाली बहुत लोग बोलते हैं। बंगाली ओवरऑल दुनिया की लैंग्वेजेस में 5th नंबर पे आती है। बात समझ रहे हो? और ऐसे अगर सिर्फ इंडिया देखना हो तो तेलुगु दूसरे पे। तेलुगु क्या? तेलुगु सबसे ज़्यादा, हिंदी, फिर तेलुगु अगर इंडिया देखना हो। ठीक है, तो ये है आपका पूरा पूरा अगले 25 दिन का। ठीक है, एक बार प्लीज़ इसको अच्छे से बना लो और देख लो, फिर मैं बताता हूँ कि स्टार्ट कर देते हैं, फिर नहीं तो कुछ भी डाउट आता पहले पूछ लो। उस सोर्सेज इसके अलावा कुछ नहीं रखना है एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में। पॉलिटी वगैरह कहाँ से पढ़ रहे हो? पॉलिटी का सोर्स क्या है? पढ़ ली है? आधों ने पढ़ लिया, आधों ने नहीं है सही। अच्छा, आप नए हैं। जिन्होंने पढ़ लिया वो बताना, जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा होता है? जॉइंट सिटिंग पता है? बताओ, ये नोट करते चलो साथ साथ। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल अभी 28 मई को जब इनागोरेट होगी ना पार्लियामेंट, उस दिन जॉइंट सिटिंग है, तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए ना। वो बताओ बताओ। नहीं पता? जॉइंट कॉन्स्ट आर्टिकल पता है ना? आर्टिकल नंबर क्या होता है जॉइंट सिटिंग का? 108। अनटचेबिलिटी का कौन सा आर्टिकल है? 17। राइट टू एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
एक टॉपिक इसमें और जोड़ लेना, 7th फिलोसफीज। इंडिया में ना हमेशा से फिलोसफर्स की मतलब भरमार रही है, अभी भी लोग बड़े ज्ञान बांटते रहते हैं फालतू, है ना। पहले थोड़ा काम की बातें करते थे, अब नहीं करते। तो फिलोसफीज़ में इंडिया में काफ़ी फिलोसफर्स रहे हैं, ठीक है। इंडिया की 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज़ हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो ये कहती हैं कि भगवान होता है और आपको मोक्ष मिल सकता है, ठीक है। और 4 हेट्रोडॉक्स हैं। हेट्रोडॉक्स मतलब जो ये कहती हैं कि आपने जो करना है इस जीवन में करो, ठीक है, बाकी भगवान पे ज़्यादा वो नहीं रखो, ठीक है। हेट्रोडॉक्स वाला, फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म ने क्या बोला कि अपनी हरकतें सही कर लो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, कोई रिचुअल करोगे तो उससे मोक्ष मिलेगा। तो 6 आपके हेट्रो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। इन्हीं 6 में एक आदि शंकराचार्य थे, ठीक है, और जिनका अभी स्टैचू इनॉग्रेट हुआ था रामानुजम, ठीक है, और भी माधवाचार्य सुना होगा, ठीक है। ये सब इसी फिलॉसफी के इसके अंदर हम एक सब टॉपिक पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट। यही है सपोज जो मतलब जो चीज़ इंडिया को अलग करती है ना सबसे, यही वो चीज़ें हैं सारी, ठीक है। ये मोक्ष का कंसेप्ट बाहर नहीं होता ना, इधर ही लोगों को मोक्ष चाहिए। बाहर सुना किसी कंट्री में यूएसए वाला कोई मोक्ष ढूंढ रहा है, इधर ही है। तो यही चीज़ें इंडिया को अलग करती हैं, और यही चीज़ें बार बार आपके पेपर में आती हैं। इसको लगे 9 दिन, अगर आज का एक्सक्लूड कर लो, कितने हो गए, 9 8 17 और 25 26 टोटल, ठीक है। 25 26 मैक्सिमम 26 दिन, और थोड़ा टू द पॉइंट चलेंगे, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे सारी चीज़ें। लिख लिया आपने, ये फ्लो चार्ट बना लिया। पिक से नहीं होता ना यार, प्लीज़ लिख लो। पिक इज़ नॉट अपनी लिखी हुई चीज़ क्या। चलो ठीक है, घर पे जाके लिख लेना। करें स्टार्ट फिर। हेडिंग डालो एंशंट हिस्ट्री। जैसे मैंने बोला भी, हम करेंगे फर्स्ट डे में टाइमलाइन पूरी डिटेल में, टाइमलाइन, और हॉरिजॉन्टली बनाना सारे। सबसे पहले स्टोन एज, कहाँ से कहाँ तक बोलो, ईयर भी बोलो। 50,000 से 5,000 साल। इसके बाद इसमें सारी एजेस कवर्ड है, ठीक है। कोई कोई इसको 3,000 भी कहता है, ठीक है, पर अभी रफ लगते हैं, 4,000 कर दो, पर ये रफ हैं चीज़ें, कोई नहीं पता 1,000 साल का। इसके बाद आता है आपका कौन सा, हड़प्पन। ये क्या, आईबीसी, ठीक है। हड़प्पन एज में, इसको हड़प्पन एज क्यों कहते हैं, हड़प्पा,
तो साइट तो मोहनजोदारो भी है, मोहनजोदारो एज क्यों नहीं कहते? पहली साइट हड़प्पा थी, ठीक है, हड़प्पा थी, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा डिस्कवर किसने किया था? हड़प्पा डिस्कवर किसने किया था? पहले ये दब गया था ना मलबे में, किसने डिस्कवर किया था? लिखना नहीं अभी, अभी जब स्टार्ट करेंगे मैं, कहीं तो पढ़ा होगा कुछ, बोलो। बिल्कुल सही है, डी से नाम है, दया, हाँ सही है, दया। आगे राम, तो बता दो। साहनी, डी आर साहनी, उनका नाम है डी आर साहनी, दयाराम साहनी। लोग उनको डॉक्टर साहनी कह रहे हैं तब से, ठीक है। दयाराम साहनी नाम है उनका, ठीक है, देखेंगे बाद में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हाँ जी, सरस्वती के किनारे हड़प्पा। अच्छा, मोहनजोदारो, हड़प्पा रावी के किनारे है, ठीक है, हड़प्पा रावी के किनारे। आगे चलो, हड़प्पा जैसे ही खत्म हुई तो वैदिक एज स्टार्ट हुई, ठीक है। वैदिक एज में दो होते हैं, एक होता है अर्ली वैदिक एज, और इसके बाद लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक चली आपकी 2500 से ऑलमोस्ट 1700, ये सब रफ हैं, 200 साल इधर उधर होते हैं। लेटर वैदिक चली आपकी 1700 से ऑलमोस्ट 1000 या 1100, 1000 कर लो। अब ध्यान से देखो, इंडिया का मैप देखो आप एक बार। तो क्या हुआ कि ना, हड़प्पन एज में क्या था, लोग यहाँ पे थे, ठीक है। हड़प्पन एज में पहली बार इंसान ने मेटल यूज़ करना सीखा। मेटल मतलब कौन सा मेटल था? ब्रॉन्ज, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ब्रॉन्ज किसका किसका एलॉय होता है? कॉपर और टिन का, ठीक। तो यहाँ हड़प्पन एज में लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। अब ऊपर से इन्वेजन हुई, एटलीस्ट अभी तक आप नहीं ये मानना है, आर्कटिक रशिया की साइड से लोग आए जिनको क्या कहते हैं? आर्यंस। वहाँ से इन्वेजन हुई, ठीक है। अब वो इन्वेजन हुई तो उन्होंने इनको मतलब हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि आर्यंस जो थे उनके पास सुपीरियर मेटल था। कौन सा मेटल? आयरन। इसीलिए वैदिक एज को कहते हैं आयरन एज। खुद सोचो, आयरन और कॉपर की अगर लड़ाई होगी, आयरन और ब्रॉन्ज की, आयरन हरा देगा ब्रॉन्ज को, तो उन्होंने इनको हरा दिया। सेम चीज़, इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। सेम चीज़ आपकी पता कब हुई थी? जब अंग्रेज आए इंडिया में, ठीक है, या जब बाबर आया, तो अंग्रेजों के पास वो होते थे कैनन्स, तोप, और हमारे यहाँ हमारे तलवार लेके लड़ रहे थे। जिसके पास स्ट्रेंथ है ज़्यादा वो दूसरे को हरा देगा। सेम चीज़ वैदिक एज में हुई, सेम चीज़ उसके 2000 साल बाद अंग्रेजों और इंडियन रूलर्स में हुई। सेम कंसेप्ट चलते हैं हिस्ट्री में, कभी कोई चीज़, ठीक है। तो इन्होंने इनको हरा दिया इस टाइम में, ठीक है। ये जो ही टाइम है लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक में इंडिया का सबसे, दुनिया, यूनेस्को ने बोला दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? कौन सा वेद? ऋग्वेद, यूनेस्को ने बोला। और ये व्हाट्सएप वाला यूनेस्को नहीं है, ये असली में बोल रहा है उसने। ऐसे तो बड़ा कुछ बोल देते हैं व्हाट्सएप पे, यूनेस्को ने ये बोला है कि गाय को हाथ नहीं लगाना, लेकिन ये असली है कि ऋग्वेद दुनिया की ओल्डेस्ट किताब है, असली में यूनेस्को मानता है। तो अर्ली वैदिक में सिर्फ आपका ऋग्वेद कंपोज हुआ, और लेटर वैदिक में बाकी 3 वेद। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, सब पढ़ेंगे हम, अथर्ववेद, ठीक। और ये सारी चीज़ें ना, सारी चीज़ें, ये सारे वेद आपके इसी रीजन में कंपोज हुए, जहाँ पे आप अभी बैठे हो ना, इस रीजन को कहते हैं सप्त सिंधु। सुना ये? सिंधु होता है नदी, ठीक है। तो ये 7 नदियों का इलाका है, गिनो एक बार। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, सरस्वती। सरस्वती अब हिडन हो गई है। 7 नदियाँ। इन 7 नदियों में सारे इंडिया के जितने भी प्रीस्ट थे, प्रीस्ट सेजिस थे, वो उन्होंने आके कंपोज किए हैं। इसीलिए इस एरिया को आज जाके गूगल करना, सप्त सिंधु, यही इलाका आएगा। क्या? सिंधु से हिंदू, ठीक है, सप्त सिंधु है, ठीक है, सप्त सिंधु। तो सारे ऋषियों ने इधर बैठ के आपका वो किया, मतलब इधर बैठ के आपके वेद कंपोज हुए हैं सारे के सारे। और वेद इनिशियली लिखे नहीं गए थे, लोग बोलते हैं वेद, वही जो मैं पूछ रहा था, बोले गए थे, ठीक है।
तो ये पूरा रीजन सप्त सिंधु है, सारे लोग यहाँ पे बैठे थे। इसीलिए वो कश्मीर फाइल्स मूवी नहीं आई थी, उसमें लास्ट सीन नहीं है कि ये वो बोलता है कि ये नॉलेज हब था। जो ये रीजन है पूरा जम्मू कश्मीर, थोड़ा पंजाब, थोड़ा हिमाचल, ये पहले पूरे जैसे होता है ना, अभी दुनिया का नॉलेज हब क्या है, अमेरिका, ऐसा ही है ना, सब नॉलेज के लिए वहाँ जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह। तो पहले पूरे इंडिया का नॉलेज हब क्या था, ये वाला रीजन, ठीक है। सारी चीज़ें इसी रीजन में होती थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैदिक एज खत्म। जैसे ही वैदिक एज खत्म हुई ना, तो एक डल पीरियड आया आपका 400 साल का, ठीक है। इसको कह कोई कोई कुछ कह देता है। बेसिकली क्या हुआ कि ना, पहले तो जब वैदिक एज चल रही थी तो लोग अब स्कैटर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। मतलब पहले तो सारे वहाँ थे ऊपर जम्मू कश्मीर, अब लोग नीचे आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसको कभी कभी कहते हैं महाजनपद एज, महाजनपद एज, महाजनपद। ये कब से कब चली, 1000 से 600 BC, 700 कर लो, 700। ठीक है। बेसिकली क्या हुआ कि देखो 1000 BC जब चल रहा था ना, तो सारे लोग यहाँ बैठे थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब सारे लोग नीचे आने लग पड़े, तो कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ऐसे ऐसे लोग फैल गए। तो टोटल इंडिया में 16 महाजनपद बने, हम पढ़ेंगे अभी, 16 महाजनपद बने, ठीक है। उनमें से एक सबसे, जैसे अभी है ना इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, पर एक स्टेट जो सबसे ज़्यादा, मतलब कल को अगर ऐसा हो जाए कि इंडिया टूट जाए, ठीक है, सपोज करो, तो अगर कोई स्टेट टेक ओवर करना होगा तो उत्तर प्रदेश होगी, 25 करोड़ लोग हैं उसमें, ठीक है, प्लस 1 ट्रिलियन उसकी GDP पहुँचने वाली है। जो सबसे पावरफुल होता है वही टेक ओवर करता है। तो इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था कौन सा, मगध, मगध जनपद सुना है, और मगध जनपद था मौर्य एम्पायर का, ठीक है। अभी करते हैं, तो महाजनपद एज खत्म हुई। महाजनपद एज जैसे ही खत्म हुई तो दो इंडिया में स्टार्ट हुए, क्या क्या, बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब मैं समझाता हूँ एक चीज़ आपको, ठीक है। देखो हर एक धर्म में ना ऐसा होता है कि जो बातें बोल के जाते हैं ना, जो रिलीजियस लीडर्स, वो बिल्कुल प्योर बातें होती हैं, सच्ची बातें, तभी वो चली आ रही हैं। लेकिन फिर उसको कोई ना कोई भ्रष्ट कर देता है, जैसी जनरेशन चलती हैं आगे। तो यहाँ पे वैदिक एज में जो बातें कही गई थी ना, उसको 400 साल, इसीलिए इसको डल पीरियड कहते हैं। इस एरा में ना उसको री इंटरप्रेट किया गया। तो यहाँ पे हिंदू प्रीस्ट ने वो कर दिया, मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से डिटीरियोरेशन कर दिया रिलीजन का। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये दोनों जो बनिया क्लास होती है ना, जो मर्चेंट्स होते हैं, उनको लगा कि हमारे पास पैसा है, फिर हम इनकी डोमिनेशन में क्यों रहें। तो दो रिलीजन्स आए, कौन से, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। हम पढ़ेंगे कि ये क्यों आए थे। इसीलिए आए थे क्योंकि इनको समझ ही नहीं आया, इनको लगा हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, फिर हम इनके दबदबे में क्यों रहते हैं बिना बात। हमें क्यों मंदिर जाने के लिए या कहीं जाने के लिए इनकी बात सुननी पड़ती है। तो हम नया रिलीजन नहीं लाते हैं अपना, बुद्धिज्म जैनिज्म, मेरी बात समझ लो। और सिर्फ एक इंसान की बात नहीं, सभी लोगों को ये लगा, ठीक है। जिसके पास पैसा होता है वो धर्म भी अपना ले आता है नया, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म आया इंडिया में। प्लीज़ सीक्वेंस क्लियर रखो। बुद्धिज्म जैनिज्म क्यों आया, क्योंकि देखो 1000 BC में वेद हो गए सारे कंपोज, 300 साल में वेदों को खराब इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, और फिर इनको लगा कि अब नए, ऐसा ही होता है ना, जब जिसको कहते हैं कि जब अधर्म आ जाता है तो फिर धर्म रीएस्टेब्लिश होता है। तो ये जो दो नए धर्म आए थे, ये इसीलिए आए थे क्योंकि इस 300 साल में काफ़ी धर्म आ गया था, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म आया, ठीक है, ये चला 200 साल। ये कब आया था, ऑलमोस्ट 600 BC में। अब 16 महाजनपद हुए थे, मैंने बोला 16 जगह लोग फैल गए थे। उन 16 में से एक उस टाइम का उत्तर प्रदेश जो था, उसका नाम था मगध, ठीक है, मगध। और मगध, जो मगध महाजनपद था, ठीक है, उससे निकला क्या, मौर्यन एम्पायर।
अब मौर्यन एम्पायर तक, ये मौर्यन एम्पायर कब आया याद है किसी को? 300 BC। यहाँ तक नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की कॉमन हिस्ट्री चल रही है, इसके बाद अलग हो जाएगा। ठीक है, मौर्यन एम्पायर तक नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया एक सेम चल रहा है, अब इसके बाद अलग हो जाएगा। इसके बाद आप 2 ब्रांचेस कर लेना, नॉर्थ की अलग करेंगे और साउथ की अलग। ये हटा दो नीचे का, पक्का याद रहेगा। अब पहले देखते हैं नॉर्थ में क्या क्या चला। ठीक है, जैसे ही मौर्यन खत्म हुआ, ठीक है, तो आपके इन्वेजन स्टार्ट हो गए। ठीक है, जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन्स। एग्जाम्पल साकास। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। आपने कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन देखी है? गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन देखिए, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैलेंडर है वो कौन सा है? यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साक का। नीचे लिखा हुआ है साक का संवत, लिखा हुआ आता है साक का संवत, संवत मतलब कैलेंडर। ठीक है, इंडिया का जो ऑफिशियल कैलेंडर है ना वो साक का एरा है, और साक का कहाँ के थे? जिन्होंने अटैक किया था। ठीक है, ये चीज़ें रिलेट होती हैं सारी, मेरी बात समझ रहे हो? आज तक आपको पता था कि साक इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर साक का है और साकास क्या थे? तो जब 320 मौर्यन जब खत्म होने लगे तो इंडिया पे अटैक स्टार्ट हुए, साकास, बैक्ट्रियास, पार्थियंस, ये सब थे। मैंने एक लिखा ताकि आपको याद आ जाए। ये अटैक्स हुए नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन्स। नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन्स मतलब कहाँ से आए होंगे ये लोग? यहाँ से, ईरान से। बात समझ आ रही है? नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन्स। इसके बाद आ जाओ नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन्स के बाद। तो जैसे ही नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन्स आ गए, फिर जब भी कोई एक्सटर्नल एनिमी आता है तो आपको स्टेट को फिर से पावरफुल बनना पड़ता है। ऐसा ही होता है जब पाकिस्तान अटैक करने का बोलता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट हो जाती हैं। ठीक है, तो मौर्यास जब टूटे थे तो नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन्स आए, अब इनको लगा वापस से हमें यूनाइट होना पड़ेगा, तो कौन सा आया? गुप्तास। बीच में छोटे छोटे डायनेस्टीज ने भी मैं लिख पा रहा, फॉर एग्जांपल बीच में नंदास आए थे, नंदास। ठीक है, सुंगास, कनवास, ये सब मैं आपको मेजर लिख पा रहा हूँ ताकि आपको क्रोनोलॉजी क्लियर और एक पिक्चर बने दिमाग में। ठीक है, क्यों गुप्तास को आना पड़ा? क्योंकि जब भी एक्सटर्नल एनिमी आता है तो आपको वापस से यूनाइट होना पड़ता है। गुप्तास है। गुप्तास के टाइम पे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्जांपल पूछता हूँ आपसे कुछ, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मोदी जी को? समुद्रगुप्त को। ठीक है, और हून्स है, चाइना के हून्स थे, हून्स। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जलाई थी ना, किसने जलाई थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय सुना है? नहीं सुना है? चाणक्य तक्षशिला में वो थे ना प्रोफेसर, तो जला दी थी ना, किसने जलाई थी? बताओ, आप बताओ, जो आंसर आ रहा है वो बोलो, बोलो बोलो। यार गलत होगा, एटलीस्ट यहाँ गलती करना इस कुछ होगा न, -2 थोड़ी होगा यहाँ से। किसने जलाई थी? किसी को नहीं पता है? चाइना के आए थे हून्स, जिसको कहते हैं हून इन्वेजन। जो चाइना के लोग अटैक करते हैं ना उनको कहते थे हून, हून इन्वेजन। वो जलाई थी, और वो गुप्ता के टाइम जलाई थी। ठीक है, नालंदा किसने जलाई थी? अरे ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा और तक्षशिला 2 विश्वविद्यालय थे इंडिया में थे, एक जला दिया हून्स ने, दूसरा किसने जलाया था? ये तो पिछले साल की न्यूज़ है। बख्तियार खिलजी काकी सुना है? इसीलिए नालंदा का नाम था बख्तियारपुर, फिर योगी आदित्यनाथ ने चेंज करवाया था नाम। आप न्यूज़ देखो, आप कंट्रोवर्सी पूरी जान लेते हो लेकिन कहानी नहीं याद रखते जो इंपॉर्टेंट है। याद है आपको? बख्तियार ने जलवाई थी नालंदा। ठीक है, तो गुप्ता के टाइम यही कुछ बता रहा हूँ सिग्निफिकेंट इवेंट्स। ठीक है, जैसे ही गुप्ता खत्म हुआ छोटी छोटी डायनेस्टीज आई, फिर नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ी डायनेस्टी है उसका नाम था क्या? हर्षा।
हर्षवर्धन, पूरा नाम है हर्षवर्धन एम्पायर, हर्षा एज भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देखना एक बड़ी सही चीज़ है। देखो मौर्यन एम्पायर ख़त्म पता क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट में इसके जो राजा थे ना, वो भक्ति में लग गए। उनका काम क्या था? दुश्मन से बचाना, प्रजा की रक्षा करना। पर वो आपको याद है अशोका ने वो कर दिया था, सब छोड़ दिया था। उसके जो एंसेस्टर थे उन्होंने भी ऐसे ही किया, इसीलिए ख़त्म हो गए। ये इंसान सबसे पावरफुल था, ठीक है, सबसे पावरफुल एम्पायर था ये भी हार गया। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था प्रयाग असेंबली, सुनिए प्रयाग असेंबली। ये क्या करता था? सबको बुलाता था और सारी जो राज वो है ना तिजोरी, वो बांट देता था। ठीक है, तो जब आप ऐसे पागल हरकतें करोगे तो अब ध्यान से सुनना। आपने कभी ये सुना है, ये चीज़ सुनी है, वीर भोगे वसुंधरा? सुना है वीर भोगे वसुंधरा? हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि प्रॉस्पेरिटी उसकी होती है जो वीर होता है। वीर से मतलब ये नहीं है बहादुर, वीर से मतलब है जिसको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना आता है। क्योंकि अगर आपका एज ए किंग आपका काम क्या है? लोगों की रक्षा करना। तो आपके पास वेपन्स खरीदने के पैसे होने चाहिए ना, होने चाहिए। आपने सारा पैसा दान में लुटा दिया तो कोई एनिमी अटैक करके आपको हरा गया, कोई सेंस हुई आपके किंग होने की? सेम चीज़ इसके साथ हुई, वॉरियर्स के साथ। खुद आप साधु बन गए, तो यहाँ तो एक काम करो, किसी को किंग अपॉइंट कर लो, ठीक है, तो सेंस बनती है। या फिर ऐसे नहीं कर सकते ना, आप किंग भी रह जाओ और आप वेपन्स में भी ऐसे बोलो कि आज के बाद मैं वेपन्स में डील नहीं करूँगा, फिर प्रोटेक्ट कौन करेगा आपके किंगडम को? मेरी बात समझ आ रही है? इन दोनों का सेम हाल हुआ था, ठीक है। ये चीज़ ना मेंस में एक बार आई थी बहुत साल पहले, ठीक है। और इंटरव्यू इसीलिए हमारे जो जैसे ना फॉर एग्जांपल उसमें होता है ये चीज़ काफ़ी जगह ऑब्जर्व हुई है कि अगर आपने वीर भोगे वसुंधरा का मतलब होता है कि अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले सकते ना, करेजियस डिसीजन, फिर आपको प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। वसुंधरा क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी। फिर आपका लूट जाएगी सब चीज़, ठीक है, आपके हाथ से किंगडम भी जाएगा, सब चीज़ें जाएंगी। तो यह है हर्षा। हर्षा गुप्ता कब से कब थे पहले बताओ? 300 AD ऑलमोस्ट, ठीक है। इसको डार्क पीरियड कहते हैं, जब इन्वेजन होती है इसको डार्क एज कहते हैं। ये था 300 ऑलमोस्ट 220 से 200 AD। ठीक है, हर्षा। हर्षा कब था? 600 AD। ठीक है, तो मैंने आपको बोला मौर्य 300 BC के बाद नॉर्थ और साउथ अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो मौर्य जैसे ही खत्म हुआ, यहाँ पे साउथ में क्या स्टार्ट हो गया? संगम एज, सुने? ये चला 300 BC से 300 AD। इसीलिए ना इधर ध्यान से देखना, संगम एज ना जैसे गोल्डन एज नॉर्थ की किसको? गुप्ता को कहते हैं ना गोल्डन पीरियड, सोने की चिड़िया, सुने? गुप्ताज को कहते हैं। इंडिया को कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया था, वो किस एज में था? गुप्ताज में, ठीक है। वैसे ही साउथ इंडिया जब सोने की चिड़िया था ना, वैसे तो साउथ इंडिया भी भारत ही है, लेकिन वो संगम एज थी इनकी। एक लाइन बोली जाती है, व्हेन नॉर्थ वॉज रीलिंग अंडर इन्वेजन्स, जब नॉर्थ में इन्वेजन हो रही थी, साउथ इंडिया वॉज गोइंग थ्रू इट्स गोल्डन पीरियड। दिख रहा है आपको? वही है ऑलमोस्ट पीरियड, 220 से 200 AD, और वहाँ 320 से 300 AD, ठीक है। और प्लीज़ ये मैप पे खुद सोचा करो कि जब कितना दूर हुआ, 2000 साल पहले, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले साउथ का गोल्डन पीरियड चल रहा था संगम एज में, मैं बताता हूँ क्यों। और नॉर्थ का डल पीरियड, इन्वेजन डल पीरियड होता है ना, अटैक कोई कर रहा है तो डल पीरियड ही है वो। अब समझना इसको गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं।
हर दूसरे दिन मोदी जी स्टेटमेंट देते हैं, इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ द मदर, सुनिए स्टेटमेंट, क्या मतलब होता है इसका प्लीज़ बताओ भाई। कम से कम वो दिन में 2 बार बोलते हैं, क्या मतलब होता है इसका, ऑनेस्टली बताओ। और हर एक लाइन बोलेगा, हर एक आप में से एक एक लाइन बोलेगा, क्या मतलब होता है इसका। मैं इंक पर लेता हूँ इतने देर। हाँ जी, बोलो आप स्टार्ट करो लास्ट। हाँ, पागल थोड़ी है मोदी जी, रोज बोल रहे हैं, कोई सेंस होगी इस बात की। जो बात एक बार 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 बोली जाए ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है। बोलो क्यों बोल रहे हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है फिर सबसे पूछना है। बोलो भाई। इसलिए इंडिया इज द मदर, कैसे। चलो अगला बोलो, ठीक है इन्होंने बोल दिया, आप बोलो, आप बोलो। अब सब ना करेंगे, कुछ तो बोलो। वाई इज इंडिया, सपोज इंटरव्यू में पूछ लें वाई इज इंडिया द मदर, अब आप बोलोगे फॉर्म नहीं भरा। वाई इज इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बोलो प्लीज बोलो कुछ, आप बोलो। वाई इज इंडिया, अच्छा सबसे ज़्यादा मतलब, पर बाकी चीज़ों पे होता है, रेस पे नहीं होता। तो इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया में। क्या लार्जेस्ट तो है, वो तो समझ आता है कि जनसंख्या ज़्यादा है। ओल्ड इंडिया मदर होगी, डाइवर्स है, तो आप बोलो, बोलो कुछ भी बोलना है बोलो। ओल्डेस्ट तो है ही, ओल्डेस्ट इसीलिए मदर है, आप बोलो। देखो जब बाकी वर्ल्ड मैप है यहाँ पे, ये है ना, बाकी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है ना, उनमें जब डेमोक्रेसी आ रही थी ना, जब डेमोक्रेसी उनमें आ रही थी, तब इंडिया में डेमोक्रेसी फ्लोरिश कर चुकी थी, ठीक है। इस एरा में किसी को डेमोक्रेसी का डी भी नहीं पता था, ठीक है, किस दुनिया में कहीं भी क्या होती है डेमोक्रेसी। और इस एरा में ये लोग, संगम एज के लोग, बिल पास करते थे पीपल के पत्तों पे, जैसे भी लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है ना, तो पीपल के पत्तों पे लिखते थे, ठीक है, और फिर मेजॉरिटी से बिल पास होता था 2000 साल पहले। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैदिक एज के लोग, वैदिक एज है ना, वैदिक एज के लोग भी ऐसे ही करते थे। बात समझ आ रही है मेरी। वाई इज इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये रीज़न है, ठीक है, कि इंडिया में 2000-3000 साल पहले जब बाकियों को डेमोक्रेसी का ड भी नहीं पता था, तब इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही थी। संगम एज जब यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे 600 साल 3 डायनेस्टीज आई, क्या क्या, पल्लवास, राष्ट्रकूटास और चालुक्यास, लिख लो इनको, पल्लवास, राष्ट्रकूटास और चालुक्यास। ये क्यों फेमस है, इतने फेमस क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अजंता, एलोरा और एलिफेंटा सुना है क्या, ये केव्स ये इनके टाइम आई हैं। कोई भी डायनेस्टी का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, लिखेंगे हम सारी बातें, पर अगर ऐसे ही लिखनी है तो ये इनके टाइम आई हैं। फिर एक बड़ा फेमस टेम्पल है एलोरा में,
कैलाशनाथ टेम्पल तो देखा है, दुनिया का अकेला टेम्पल है वो जो ऊपर से नीचे कंस्ट्रक्ट हुआ है। टेम्पल कैसे बनते हैं? नीचे से ऊपर। वो ऊपर से एक चट्टान थी, चट्टान को ऊपर से उन्होंने कार्व करना स्टार्ट किया और वो ऐसे बना। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल। क्या टाइम पीरियड है इनके 300 AD से 900 AD। ठीक है, पक्का। और लास्ट में इधर आते हैं क्या, इंपीरियल चोलास। इसके बाद हम साउथ का नहीं पढ़ेंगे। इंपीरियल चोलास। इंपीरियल चोलास मतलब संगम एज में 3 लोग थे, चोलास, चेरास, पांड्यास, सुना है? उन्हीं चोलास का इंपीरियल वर्जन, मतलब बड़े। ठीक है, इंपीरियल वर्ड मतलब ये काफ़ी, इसको नॉर्मल भाषा बोलते हैं, स्टड थे। ठीक है, एक साउथ इंडिया में फिल्म आई थी PS2, सुनिए सुनिए, पेनियन सेल्वन, तो इन्हीं का राजा था। यही लोग थे इंपीरियल चोलास। अब ये स्टेटमेंट भी बोलते हैं ना मोदी जी काफ़ी बार कि भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, बोलते हैं बार कि ना भारत में हमेशा शांति। झूठ है ये बिल्कुल। ठीक है, इंपीरियल चोलास को इंपीरियल इसलिए कहते हैं, यहाँ पे थे ना ये इंपीरियल चोलास, इन्होंने पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर कर लिया था पूरा। इसीलिए आज भी आप वहाँ जाओगे ना कभी, थाईलैंड, थाईलैंड में जो राजा है वो अपने साथ टाइटल लगाता है राम। ठीक है, आप वहाँ जाओगे ना मलेशिया, वहाँ पे रामलीला होती है अभी तक। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिखा दिया उनको। आप वहाँ जाओगे कैम्बोडिया, वहाँ पे हनुमान की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। वो कहाँ से? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है, अंकोर वत नाम है उसका, कहाँ पे है वो? कैम्बोडिया में। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो पूरा जो हिंदू कल्चर है उसको साउथ ईस्ट एशिया में लेके गए कौन? इंपीरियल चोला। इनको इंपीरियल इसलिए कहते हैं कि इन्होंने कॉन्कर किया था साउथ ईस्ट एशिया। सी नहीं, समुंदर नहीं है ये, साउथ ईस्ट एशिया। और इनका पीरियड है 900 AD से 1100 AD। बाकी सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या हो गए हैं? जो पेपर ही नहीं दे रहे, कौन? आप 2 जने दे रहे हैं ना पेपर, आप दे रहे हो और कौन था? आप दे रहे हो एग्ज़ाम? आ रहा है, दे रहे हो? नहीं, कौन? आप दे रहे थे? अच्छा, 2 लोग बस। बाकी सब्जेक्ट्स आपके हो गए हैं, यही बचा बस? अच्छा, स्टार्ट कर रहे हो अभी, ठीक है। तो साउथ, नॉर्थ साउथ का इतना तक किया आपको, ठीक है। 1000 AD तक का याद रखो, ठीक है। अब आते हैं नॉर्थ पे। तो नॉर्थ पे हमने कहाँ छोड़ा था? हर्षा पे। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हो ना, दोनों अलग अलग। हर्षा पे छोड़ा था, ठीक है। तो नॉर्थ में जब हर्षा गया ना, ठीक है, तो हर्षा एक जैसे होता है ना, कैपिटल बना के जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी अगर न्यूयॉर्क पे लड़ाई लग जाए तो न्यूयॉर्क सिटी को सारे चाहेंगे ना, तो वैसे हर्षा की कैपिटल थी कन्नौज। तो कन्नौज पे 3 डायनेस्टीज़ की नज़र थी। किस किस की? गुर्जर, प्रतिहारास, पालास, ठीक है, और राष्ट्रकूटास। गुर्जर प्रतिहारास को एक ही कहते हैं। तो हर्षा जैसे ही मारा तो 3 डायनेस्टीज आएंगी। क्या क्या? मिटा दूँ ये ऊपर वाला? अभी ये जब पूरा लिख लोगे ना, फिर मैं एक वीडियो बताऊंगा आपको, वो जाके देखनी है आपको। उससे आपको वीडियो की फॉर्म में सारे याद हो जाएगा ये चीज़ें। हर्षा जैसे ही मरा, हर्षा के साथ 3 चीज़ें आ गई। क्या क्या? गुर्जर, प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास। अब ध्यान से देखो, 600 AD चल रहा है, 600 AD चल रहा है ना, ये 600 AD में मरा हर्षा। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रकूटास आ गए। अब साउथ का पढ़ो ज़रा, यहाँ पे आ गया राष्ट्रकूटास, साउथ का पढ़ो। साउथ में भी यही है। 600 AD में क्या क्या है? राष्ट्रकूटास, पल्लवास और
चालुक्यास। तो राष्ट्रकूटस कॉमन है दोनों में और 600 से 900 एडी में है, ये याद रखना। राष्ट्रकूटस महाराष्ट्र में थे, ठीक है, ये तीनों आगे, ठीक है, जैसे ही हर्ष हमारा। और ये तीनों कब से कब रहे, 600 से 900। क्लियर है पक्का। जैसे ही हमारा अब 900 एडी में इस्लाम आ गया। इस्लाम कब आया, 620 630 एडी में। तो ऑलमोस्ट 250 साल हो गए इस्लाम को। अब इस्लाम इंडिया में एंट्री लेगा। अब इस्लाम आएगा इंडिया में। अब अर्ली इस्लामिक रूलर्स, अर्ली इसमें इन्वेडर्स भी आ जाएंगे, गोरी, गजनी। जैसे ही ये ख़त्म होगा, इसके बाद क्या आएगा, बोलो। सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म होगा तो मुगल। ठीक है, अब ऊपर से साउथ इंडिया आ रहा था। साउथ इंडिया कहाँ अपने इंपीरियल चोला पे छोड़ा था। ठीक, उसके बाद का हमें क्लियर नहीं है। ये दोनों अल्टीमेटली कहाँ मर्ज करेंगे, बोलना, ब्रिटिश राज। बात समझ आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है। मैं आपको, मेरा काम है बोलना, ठीक है। इन कॉपी के जो 10 क्वेश्चन है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो 10 क्वेश्चन इस कॉपी से हैं। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। पर आपको इस कॉपी का अक्षर अक्षर, अब सपोज मैंने पूरी टाइमलाइन दिखाई। पहले तो सबसे पहले एक फ़ोन लाओ सारे, यूट्यूब पे सर्च करो, एक चीज़ लिखना, इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी। यूट्यूब पे इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी। दिखाओ कोई एक फ़ोन आया, कुछ दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मैप भी लिखना पड़ेगा, रुक जाओ। वीडियो का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एवरी ईयर। ये सर्च करो, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एवरी ईयर, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एवरी ईयर। आया 7 ईयर्स को 12 मिनट 6 सेकंड की वीडियो है। आई 12 मिनट 6 सेकंड की, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एवरी ईयर। पहली वीडियो आ गई ना, पहली वीडियो 12 मिनट 6 सेकंड की, ग्रीन कलर का मैप बना है। आपका काम है इस वीडियो को आज जाके 20 बार देखना, बार बार, और उसके बाद ये क्रोनोलॉजी पढ़ना। प्लीज़ इस चीज़ को इम्प्रिंट कर लो दिमाग में, कौन कब आए। और छोटी छोटी डायनेस्टीज मैंने लिखवाई हैं, वो देखनी भी नहीं है आपने। जो मैंने लिखवाई हैं वो उनको ध्यान रखना बस, ठीक है। इसको बार बार देखो। एंशियंट में क्रोनो, इस वीडियो को अगर आपने 20-30 बार देख लिया ना, तो आपके आधे नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको याद होगा, जब पिछली बार स्टार्ट की थी ना क्लास, तब मैंने आपको 2 दिन सेम चीज़ बोली थी कि क्रोनोलॉजी के नंबर होते हैं, तो मतलब होते हैं एंशियंट में। बात समझ आ रही है।
बोलो, आ रही है बात समझ? ठीक है, तो आपका काम है आज जाके ये वीडियो देखना, इस क्रोनोलॉजी को पढ़ना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट सेव, वो भी सेव करो, लिखो सिविल स्टैप, यूट्यूब पे लिखो सिविल स्टैप, सिविल स्टैप, सिविल स्टैप एंशियंट हिस्ट्री PYQ, एंशियंट हिस्ट्री PYQ, एंशियंट हिस्ट्री PYQ। आया कुछ? प्लेलिस्ट आई? प्लेलिस्ट भी लिख दो आगे वर्ड, एंशियंट हिस्ट्री PYQ प्लेलिस्ट आ गई, उसको सब्सक्राइब कर लो, मतलब उसको सेव कर लो। हाँ जी, स्थापना करके, ठीक है। तो अब आपने डेली के डेली, मैं भी करवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर, पर आपने भी करने हैं। अब ध्यान से देखना एक बार, कल से ही ऐसा करेंगे। अब एक तो छुट्टी नहीं मारना, किसी ने छुट्टी कहीं जाना है शादी वादी में किसी, बता दो अभी, अभी नहीं चलाओ, ठीक है। इस चैनल की अच्छी बात यह है कि कोई क्वेश्चन होता है ना, ये उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, बाकी चैनल वाले सिर्फ आंसर बताते हैं। कुछ छुट्टी तो नहीं मारनी है ना, आप उनको बुलाओ, ये बड़ी छुट्टियाँ मारते थे पहले, छुट्टी तो नहीं मारनी, पहले बड़ी मारते थे आप छुट्टियाँ, क्या आप आते कहाँ से हो? अच्छा, नगरोटा से आते थे ना, ठीक है, सब नगरोटा में। तो अब करना क्या है कि कल से ऐसा रहेगा, प्लीज़ एक बार ध्यान दे दो। तो करंट अफेयर बताओ करने हैं नहीं, फिर मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करके आऊँगा। करने हैं? एक बार फिर लिखो दृष्टि करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट, लिखो दृष्टि करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट। दृष्टि करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट लिख लो एक बार, अफेयर्स प्लेलिस्ट। आए? प्लेलिस्ट आ गई, ठीक है। वीकली वाला करना, करंट अफेयर नहीं, वीकली वाली आई ना, ठीक है। तो आप दिखाना एक बार, हिंदी वाली बोलिए, इंग्लिश, ठीक है। आपने खोली है इंग्लिश, हिंदी वाली, हिंदी कोई भी सेम कंटेंट है। इस पे नीचे चलते जाओ, जुलाई तक पहुंच जाओ, नीचे चलते जाओ, जुलाई से करने, आप बताओ पहले जनवरी से स्टार्ट करें इस वाले, या जुलाई से स्टार्ट करें? जनवरी से करते हैं, ठीक है। जनवरी से दो वीडियो, तो आप आ जाओ, फिर रुक जाओ, जनवरी पे आओ। हाँ जी, 30 दिसंबर से 6 जनवरी वाली वीडियो है, 32 मिनट 19 सेकंड की, दिख रही है? एक मैम है, ठीक है। पहला न्यूज़ है OBC आरक्षण पर सरकार की जीत, ठीक है। यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे, 2 वीडियोस करेंगे, मतलब 1 घंटे की टोटल वीडियोस। मैं भी नोट्स बना के आऊँगा, आप भी पढ़ के आना। पहले आधे घंटे करेंगे ये डिस्कस, ठीक है। अब से डेली ऐसा ही होगा, पहले आधे घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, उसको मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सिर्फ। अपने एंड पे आप ऑनेस्टली करना, मैं भी ऑनेस्टली करूँगा, ठीक है। पहले 30 मिनट रोज़ के रोज़ करेंगे ये डिस्कस, ठीक है। इधर देख लो एक बार, ताकि 25 क्लासेस से ना आपका ज़्यादा फ़ायदा हो जाए थोड़ा। तो आते ही 30 मिनट करेंगे ये डिस्कस, 1 घंटे का, ठीक है। इसके बाद हम सीधे, ये हो गई ना स्टार्ट, अब सीधे कल हम जंप कर जाएंगे पहले टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, स्टोन एज, बेसिक, उस बिल्कुल ब्रीफ है। उसके बाद हड़प्पन एज, ठीक है। अब एक एक दिन में एक टॉपिक होगा, हड़प्पन एज हो जाएगी कल, अगले में वैदिक एज हो जाएगी, उससे अगले में एक टॉपिक और, एक टॉपिक और, ऐसे ऐसे चलेगा। बात समझ आ रही है? ठीक। तो ये पहले 30 मिनट ये होगा, अगले 1.5 घंटा सिर्फ नोट्स लिखने हैं, और नोट्स खुद लिखने हैं अपने राइटिंग में, फ़ोटोज़ नहीं लेने हैं, ठीक है। नोट्स लिखने हैं आपने, और डेली के डेली पढ़ के आना है। नेक्स्ट डे मैं 1-2 क्वेश्चन भी पूछ लूँगा आपसे कभी भी, ठीक है।
यही पैटर्न रहेगा अब अगले 25 दिन। पूरा चलना कैसे वो मैंने बता दिया, उसको भी प्लीज़ एक बार एक बार पता हो ना कि अगले 25 दिन मैंने पढ़ना क्या है, तो क्लैरिटी मिलती है थोड़ी सी। बात समझ आ रही है? ठीक है, एक बार वो देख लेना 25 दिन का शेड्यूल कैसा है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों वीडियोस देख के आना, मैं भी देख के आऊँगा। ठीक है, वो आपको कल आते ही कर लेंगे स्टार्ट। उसका 1.5 घंटा सिर्फ लिखना है आपने। ठीक है, आपके एंड पे आपने 2 किताबें खरीदनी है, क्या क्या? इंट्रो टू फाइन आर्ट्स, ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2। जिन्होंने मॉडर्न का करना है वो 3 भी खरीद लें। बस ये है आपका ख़त्म। कोई नितिन सिखाने नहीं, कुछ नहीं। नहीं, क्वेश्चन इससे आता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने भी अपने टाइम मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा पढ़ी है, पर अब जैसे मैंने 24 वाला देना है ना अटेम्प्ट, ठीक है, मैं अब यही पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने एनडीए के पेपर देखता हूँ। जब यूपीएससी इससे पेपर बना रहा है तो अब मैं पुरानी पढ़ के क्या करूँ? कई चीज़ें हैं नई वाली में जो उसमें है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न लाहौर रेजोल्यूशन है, ठीक है, वो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं लिखा किसने ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्ट मतलब बनाया था। नई वाली में साफ साफ लिखा सिकंदर रजा हयात खान ने किया था ड्राफ्ट, और ये अभी एनडीए में क्वेश्चन आया था। मेरे को पता है कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। इन वो पेज बताया ना मैंने 2021 वाला, वो पेज में फ्लैट इस एनसीईआरटी से लाइन से क्वेश्चन आए थे, आपको पता चल जाता है। और ऐसे भी जब सरकार उनको बोलती है कि पेपर बनाओ, उन्होंने ये सोच के बनाना ना बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे ये वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। वो जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो कि ये भी पढ़ लेते हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ो, जो एनसीईआरटी है उसी से वो पेपर आएगा, जो रनिंग एनसीईआरटी आपकी ये वाली उसी से आएगा, और वो ये है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही करो। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, वरना आप ये भी पढ़ो पॉलिटी में कि बेसिक आपको एनसीईआरटी आती है। क्या नाम है एनसीईआरटी का? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सुनिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क भी है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ आ रही है? एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी से सब कुछ हो जाता है। एनवायरनमेंट के लिए आप क्या क्या शंकर वंकर पढ़ते रहते हो, ये सब पढ़ते हो ना। बायोलॉजी की एनसीईआरटी के लास्ट के 6 चैप्टर पढ़ो, सब सॉर्ट हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं शंकर पढ़ने की। बायोलॉजी की 12th की एनसीईआरटी है ना, उसके लास्ट के 6 चैप्टर पढ़ो। प्रीलिम्स पे मेरी बड़ी अच्छी कमांड है, इसीलिए मेरे को इन्होंने बोला भी यही है कि अभी 2 महीने हैं इनका प्रीलिम्स। मेरे को तो ये बोला था सब पेपर दे रहे हैं, आपने झूठ बोला है क्या इनको कि हमने फॉर्म भरा है? सबने झूठ बोला है। पेपर तो एटलीस्ट शाम को मिलेगा ना पेपर, तो अटैम्प्ट कर लेना शाम को। पढ़ो अब 2 महीने ऐसे ही, क्या आपने प्रीलिम्स देना है। परफेक्ट दिन कोई नहीं आएगा तैयारी का, रुकते रह जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा उससे पहले, ठीक है। अब 2 महीने ऐसे ही पढ़ो, अगले 25 दिन आपने यही रहेगा, 30 मिनट करंट अफेयर और 1.5 घंटा लिखना है बस हिस्ट्री, और वही पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू।